हेलो अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा जो एजेंडा है बेसिकली है हमारा प्रीमो, जो कि आ चुका है। और प्रीमो के साथ एग्जाम की टेंशन भी आई है। और सबको ख्यालात आ रहे हैं कि भाई जो जो हमने हरकतें करी हैं वो नहीं करनी चाहिए थी। ठीक है। और इस टाइम के ऊपर जैसे जैसे क्वेश्चन बढ़ते जाते हैं वैसे कॉन्फिडेंस हमारा इन्वर्सली गिरता रहता है। तो टेंशन नहीं लेनी है। इस प्रीमो को सॉल्व करते हैं। अब इस फ्री वॉक के अंदर नॉर्मली हमने जो देखा है ना, नॉर्मल ट्रेंड देखा है हमारा एथिक्स। हमारे पास एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चंस के अंदर बहुत ज्यादा टेस्ट किया गया। और एथिक्स कुछ ऐसे एरिया जो कि लोग सोचते हैं कि यार ये तो इंपॉर्टेंट नहीं है, वो टेस्ट कर लिए गए हैं यार। कास्ट ऑफ रेम्यूनरेशन, हमारे पास टाइप्स ऑफ थ्रेट्स और उनके सेफगार्ड्स, उनसे रिलेटेड चीजें। आपकी एनालिटिकल थिंकिंग, आपकी दिमाग की हाजिरी को बहुत चैलेंज किया गया है यहाँ पर। ठीक है। तो अब आगे आपको मैं बताऊं कौन कौन सी जगह पे किस तरीके से। अब इस देखिए, जब मैं कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करने और एग्जाम सॉल्व करने की कोशिश करता हूँ ना, तो स्मार्ट वे क्या है। स्मार्ट वे क्या है जिसमें हम ऑडिट प्रोसीजर भी डिजाइन करते हैं। कुछ भी करने से पहले अपना एंड गोल देख लो। कुछ भी करने से पहले अपना एंड गोल एक दफा जरूर देख लो कि आप चाहते क्या है निकालना है यहाँ से। अगर आपको मकसद पता होगा ना, आपको जो इन्फॉर्मेशन मिलेगी उससे आप क्या करोगे, आप उसको ग्रास्प कर लो। आप उसको पिक कर लोगे, बोलेगा हाँ, ये चीज है मुझे चाहिए। जो मेरा आउटकम है इस चीज के थ्रू निकल सकता है। तो सबसे पहले क्या करो, एज अ प्रैक्टिस पहले अगर आपके पास अभी टाइम है, बहुत टाइम है, आपने पहले केस रीड कर लिया। केस रीड करा तो, लेकिन अगर टाइम की कंस्ट्रेंट आती है पहले क्या करो, क्वेश्चन रीड कर लो। क्वेश्चन रीड करने से क्या होगा, आपके पास क्वेश्चन रीड करने से आपके पास एक आइडिया आ जाएगा कि भाई आपका मकसद क्या है, आप ढूंढ क्या रहे हो यहाँ पर, किस कॉन्टेक्स्ट में चीज को हमें पिक करना है। अब जाहिर है हर केस के अंदर कुछ पार्ट्स और क्वेश्चन इसी केस से आया है, तो हमें पता है ये चीज, तो फिर जाहिर सी बात है केस को आपने पूरा पढ़ना है। फिर क्वेश्चन पढ़ना है, फिर वापस केस पे आना है, तो इससे बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट हो जाएगा। और टाइम वेस्ट नहीं करना है यहाँ पर। जितने एफिशिएंटली अपने टाइम को इस्तेमाल कर सको उस तरह करो। तो सबसे पहले क्या करते हैं, क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। इससे हमें आइडिया हो जाएगा जाना कहाँ पर है। तो क्वेश्चन क्या बोलता है, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्शंस शुड क्लियर व्यू कंपनी टेक if the total fees for QK represents more than 30% of the firm's total fee for 5 consecutive years। क्या सवाल बोल रहा है कि भाई हमें क्या करना चाहिए अगर ये हमारी टोटल फी जो है वो रिप्रेजेंट करती है 30% ऑफ द फर्म्स टोटल फी फॉर द पास्ट 5 consecutive years। भाई 5 साल से आप जो है मोर देन 30% रेवेन्यू कमा रहे हैं, फी ले रहे हैं फ्रॉम अ सिंगल क्लाइंट आउट ऑफ ऑल ऑफ द क्लाइंट्स। तो अगर किसी एथिक्स किसी को याद होगी तो यहीं पर ही उसको आंसर का एक मेजर हिंट मिल गया हो। केस पढ़े बगैर, केस मैंने देखा भी नहीं अभी तक। तो केस पढ़े बगैर आपको एक आइडिया होगा कि यार सबसे पहली चीज कि हमारे पर एथिकल बोर्ड ने क्या लगाई है, एक रिस्ट्रिक्शन लगाई हुई है कि आपने क्या करना है, आपकी फी जो है वो रिस्ट्रिक्ट होनी चाहिए। फी एट 50%, ये हमारा मैक्सिमम क्राइटेरिया है। और क्या है इसमें बोला गया है कि 2 साल से ज्यादा, ये 15% फीस जो है, 15% फीस जो है आपके कंजेक्टिव 2 2 8 से ज्यादा एक्सीड नहीं होनी चाहिए। मतलब अगर 15% से ज्यादा फीस मिल रही है आपको और 2 साल से ज्यादा मिल रही है तो मसला है। फॉर कंजेक्टिव, फॉर कंजेक्टिव 2 years। तो अगर लगातार 2 साल से ज्यादा, 2 साल तक आपको 15% से ज्यादा फीस मिल रही है तो भाई गड़बड़ है, एथिकली आपको अलाउड नहीं है ये काम करना। ठीक है। इससे क्या होगा, अगर आप ज्यादा फीस लेते हो एक बंदे से, अब मैं मिसाल लेता हूँ, आपको एग्जांपल देता हूँ। तो भाई आपको एक बंदा सिग्निफिकेंटली पैसे दे रहा है, बोला खर्चा यार ये लो, टेंशन नहीं लो, टेंशन नहीं लो, ये तो आप करो यार, आप खर्चा करो, आपने झगड़ा नहीं है, किस चीज की टेंशन, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। आपसे बात हो रही है, अब आपको पैसे दिए जा रहे हैं, आप बोल रहे हो भाई ये भी यार पैसे आ रहे हैं। लेकिन इन योर साइकोलॉजिकल थिंकिंग, इन योर ब्रेन, आपके पास एक क्या आएगा, एक लेवरेज आ जाएगा उसका आपके ऊपर कि यार वो इतने पैसे दे रहे हैं, कोई बात नहीं, करने दो यार, कोई मसला नहीं है इसको यार, इतना थोड़ा बहुत तो चलता है यार, मसला है, होते हैं जो भी होते हैं। वो कुछ उल्टा काम कर रहा है, मतलब कोई बात नहीं, तुम नहीं देखो उसको, वो खर्चा मैं नहीं दे रहा है, तो वो भाग गया ना, मसला हो जाएगा, माने में खर्चा कैसे चलेगा। तो ये सोच जो है ना आपके ऑडिट फर्म को मरवा देती है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर आपके पास आई थी थ्रेट किस चीज की, सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट। वो अगर ये क्लाइंट भाग गया, हमारा यार 30 35% रेवेन्यू हमारा खा जाएगा ये। 30% रेवेन्यू अगर हमारा कम हो जाता है तो भाई बड़ा एक मसला आ जाएगा हमारे लिए, हमारे खर्चे कैसे निकलेंगे।
तो ये सोच जो आपको मरवा देती है। तो आपने क्या करना है, इस सोच को से बचना है। तो इस सोच से बचने के लिए क्या करना है, अपने आप को लिमिट कर देना है किस पे, 15%। इससे नीचे नीचे रेवेन्यू रखना है आपको, ताकि आप दूसरे क्लाइंट भी जो है इक्वली प्रमोट करें, आपको इक्वली चीजें दें आपको, ताकि आप जो है एक बंदे पर डिपेंडेंट ना रहो फॉर योर रेवेन्यू। इससे हमारी क्या होती है, इंडिपेंडेंस पर खतरा आ जाता है। इंडिपेंडेंस हमारी अंडर रिस्क है। ठीक है जी। तो हमने इसको खतरे में डालना नहीं है। अब कॉन्ट्रैक्ट पर चल गया, आपको रेफरेंस पर चल गई, अब आपने क्या करना है, अब केस जरूर पढ़ना है, क्योंकि केस में आपको इन्फॉर्मेशन कोई एडिशनल दी भी होगी, जाहिर सी बात है कि उसके उसके बगैर आप चल नहीं सकते आगे। ऐसा नहीं होशियार बन के बोले यार क्वेश्चन पढ़ा जबरदस्त, हो सकता है भाई केस के अंदर कुछ उसने एक्स्ट्रा चीज देखी हो। तो हम दोनों एरिया को पकड़ के चलना है, कॉन्टेक्स्ट मिल गया, अब उसके हिसाब से आप आंसर ढूंढने की कोशिश करें। क्या बोल रहा है, यू आर ऑडिट मैनेजर ऑफ क्लियरव्यू कंपनी, क्लियरव्यू का ऑडिट मैनेजर है। यू आर कंसिडरिंग अ नंबर ऑफ एथिकल इश्यूज which has arisen over some of the firm's audit clients. Over the past few years, Clearview has provided both audit and non-audit services. दोनों सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है। ठीक है। टू क्योंकि कंपनी नॉन पब्लिक इंटरेस्ट कंपनी, नॉन पब्लिक इंटरेस्ट कंपनी है तो इसके अंदर अलाउड होता है। अगर पब्लिक इंटरेस्ट कंपनी होती है तो हमारे लिए स्ट्रिक्ट रेगुलेशंस होती हैं। ठीक है। क्या आप नॉन ऑडिट सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए आपके पास स्ट्रिक्ट रेगुलेशन थ्रेट्स होती है आपके पास, क्या आपने उनका कंप्लायंस से कंप्लायंस करना है। ठीक है। आपको पता है ये बात, एथिक्स पढ़ चुके हो माशाल्लाह से आप, तो आपको आइडिया होना चाहिए, याद होना चाहिए अभी तक, कि हमारे जो नॉन ऑडिट सर्विसेज हैं, एक्सटर्नल सर्विसेज हैं, उसके वजह से हमारे पास एक सेल्फ रिव्यू थ्रेट आ सकती है। हमारे पास जो है सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट आ सकती है। तो इस वजह से आपने कोशिश करनी है कि उसको अवॉइड करें। अगर कर रहे हो तो किसी दूसरी टीम से कराओ। ठीक है। तो यहाँ पर ये थ्रेट हो सकती थी, लेकिन है नहीं, क्यों, क्योंकि हम प्राइवेट कंपनी। ठीक है। क्योंकि हैज कॉन्ट्रीब्यूटेड 35% ऑफ द क्लियर न्यूज टोटल रेवेन्यू फॉर द पास्ट 4 ईयर। भाई पिछले 4 साल से जो क्या कर रहे हैं हम लोगों को, पिछले 4 साल से क्या कर रहे हैं, हमारे रेवेन्यू में हमारी फीस की मद में ये 35% टोटल में से दे रहे हैं हमें। टोटल जो हमारा रेवेन्यू आ रहा है वो उनमें से 35% से आ रहा है। भाई बड़ा मसला है यहाँ पर, बड़ा मसला है। तो अब क्या करें, अब इस मसले को हल तो करना है ना यार हमें। अब मसले को हल करना है तो हल करने का तरीका क्या होता है। अभी देखते हैं कि इन्होंने ऑप्शंस क्या दिए, उस हिसाब से तरीके को इवैल्यूएट करते हैं। ठीक है। सबसे पहले इन्होंने क्या बोला हुआ है, सबसे ऑप्शन ए में इन्होंने बोला हुआ है कि कंटिन्यू द ऑडिट एंगेजमेंट आफ्टर कम्युनिकेटिंग द फी डिपेंडेंसी टू दोज चार्ज विद गवर्नेंस। मतलब कमेंट आप जाके अपनी कंपनी को बता रहे हो कि सर आप फीस जो है ना मुझे ज्यादा दे रहे हो, एथिकली अलाउड नहीं है ये, और अपना ऑडिट कंटिन्यू रखो आप। तो मतलब ये वही एग्जांपल है कि भाई बता रहे हो कि मैं चोरी करने जा रहा हूँ। ठीक है। बता रहा हूँ आपको मैं चोरी करने जा रहा हूँ, ठीक है, मैं चोरी करने जा रहा हूँ। भाई जब आपको एथिकल रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से बोला गया है कि आपने कंटिन्यू नहीं करना है इस तरीके से, ऐसे ही कंटिन्यू नहीं कर लेना है, आपने कुछ इसकी मिटिगेशन करनी है। या मिटिगेशन क्या हुई, आपने मिटिगेशन तो करी नहीं कुछ यहाँ पर। आपने सेफ गार्ड को लगाया नहीं, आपने बोला भाई बता दिया मैंने, बता के चोरी कर रहा हूँ, आपने कोई प्रोटेक्शन लगाई नहीं है इसके अगेंस्ट में। यहाँ पर ये ऑप्शन आपका हो जाता है अलग, क्योंकि भाई यहाँ पर सेफ गार्ड्स कोई अप्लाई नहीं होते हैं। फिर आया नंबर 2, अरेंज फॉर एन इंडिपेंडेंट प्रोफेशनल अकाउंटेंट। ये अच्छा लग रहा है थोड़ा सुन के। अरेंज फॉर एन इंडिपेंडेंट प्रोफेशनल अकाउंटेंट हु इज नॉट अ मेंबर ऑफ द फर्म। भाई एक्सटर्नल बंदा आ रहा है, मतलब हमारे पास ये रिव्यू कर सकता है हमारे काम को। हमारे सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेड जो आ रही है, सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेड जो हमारी आ रही है, क्योंकि एक्सेसिव रेवेन्यू हमने ले लिया है इनसे, तो इस इंटरेस्ट से हमारा क्या हो सकता है, हम अपने काम में कोताही कर सकते हैं। तो इसको चेक करने के लिए अगर हम लोग एक और थर्ड बंदा ले आए, एक और बंदा ले आए, बोले कि भाई आप आके हमारा काम चेक करो, उससे हमारे कंपनी से कोई ताल्लुक ही नहीं होगा। ठीक है। तो अगर वो किसी बंदे का हमारी कंपनी से ताल्लुक नहीं होगा तो इंडिपेंडेंटली चेक करा होगा वो। अगर वो चेक करेगा तो क्या ही हो सकता है कि हमारे जो हरकतें हैं, जो हम कर सकते हैं पोटेंशियली, वो मिटिगेट हो जाए, वो रुक जाए, कि भाई सामने का बंदा है बेइज्जती कर देगा, पकड़ लेगा वो, तो इसको हम चेक नहीं करते, ऐसी हरकतें नहीं करते, इसे पकड़े जाए। तो अगर ये होगा तो ये एक मिटिगेटिंग फैक्टर है, बिल्कुल है, सेफ गार्ड है। टू रिव्यू द फिफ्थ ईयर ऑडिट वर्क बिफोर इशूइंग ऑडिट ओपिनियन। ऑडिट ओपिनियन इशू होने से पहले ही उसने काम चेक कर लिया, तो क्या होगा, तसल्ली हो जाएगी कि भाई हमारा ऑडिट ओपिनियन जो है ट्रू एंड फेयर बेसिस पर ही है या नहीं। अभी ऑप्शन अच्छा लग रहा है, लेकिन बाकी ऑप्शन भी देखेंगे। बाकी ऑप्शन क्या बोलते हैं, cease to be the auditor after the fifth year as no safeguards can mitigate the self-interest threat created due to the fee dependency। तो भाई आप क्या बोल रहे हो, आप काम ही छोड़ दो। भाई काम छोड़ना थोड़ी आपके यार, ये क्या बात है। आपका जो रिस्क है,
जिसका हम बोल रहे हैं कि 15% चार्ज करो, ज्यादा चार्ज नहीं करो, तो भैया फी मिटिगेट करो। आप काम थोड़ी छोड़ोगे। तो ये बच्चों वाली बात हो गई यार, वो एथिकल बोर्ड वाले बोल रहे हैं कि फी ज्यादा चार्ज करो, काम छोड़ देते हैं यार, भाग जाते हैं। भागेंगे थोड़ी यार। आप अब क्या करोगे, अपने जो सेफ गार्ड हैं आप उनको अप्लाई करो और काम कंटिन्यू करोगे अपना, ताकि आपका जो रेवेन्यू है वो भी लूज ना हो, और आप जो है अपने फ्यूचर के लिए कोई थ्रेट को प्रोवोक ना कर रहे हो। तो ये ऑप्शन जो है ना, ये तो सिरे से गलत लग रहा है, ये उठ के भाग जाओ। फिर आते हैं रिक्वेस्ट एडिशनल फ्री फ्रॉम क्यूके टू रिड्यूस इंडिपेंडेंस। यार फिर आप अजीब उल्टी बातें कर रहे हो। ठीक है, मतलब क्या बात कर रहे हैं, मतलब कि भाई ये बोल रहे हैं कि आप और फी बढ़ा दो। बोला भाई फी बढ़ा दो यार, अभी आप बोल रहे हो कि फीस ज्यादा है, अभी बोलो फी बढ़ा दो। ऑप्शन लॉजिकली समझ नहीं आता ये। भाई ऑडिट में आपके पास मैक्सिमम क्या होगा, नॉलेज के साथ अगर लॉजिक नहीं लगा तो लॉजिक आपकी अगर नहीं लगी, आपको क्वेश्चन पेपर पास नहीं होना। तो ये भी आंसर आपका गलत हो जाता है। तो बचा भाई ऑप्शन बी जो हमें डंका लग रहा था। तो आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी। ठीक है जी, उम्मीद है क्वेश्चन समझ आया होगा। मूविंग ऑन टू सेकंड पार्ट। अच्छा जी, अब इसके अंदर क्या बोलते हैं, इसके अंदर भाई शायर बोलते हैं, शायर फरमाते हैं हमारे पास कि क्या आपने यहाँ पर जो है दूसरा क्वेश्चन देख लेना है। दूसरा क्वेश्चन में शायर फरमा रहे हैं कि आपकी ऑडिट एंगेजमेंट पार्टनर जो है वो 8 साल से स्लिप होल्ड कर रही है, और उनके जो बेटे साहब हैं वो भी ऑफर लेने जा रहे हैं एम्प्लॉयमेंट की इन शिंदा इंजीनियरिंग। विच ऑफ द फॉलोइंग सेफगार्ड शुड बी इम्प्लीमेंटेड इन ऑर्डर टू कंप्लाई विद एसीसीएस कोड ऑफ एथिक्स एंड कंडक्ट। भाई दो मसले दिख रहे हैं यहाँ पर। पहले तो एक बंदा जो है वो 8 साल से एक ही कंपनी की ऑडिट एंगेजमेंट पार्टनर बनी हुई है। ठीक है, अब मैंने जो बात बोली उस हिसाब से देख रहा हूँ कि एक कंपनी की एक बंदी है या बंदा है जो भी है, वो 8 साल से पोजीशन होल्ड करता है ऑडिट एंगेजमेंट पार्टनर की। ठीक है, तो इससे क्या क्रिएट होता है, इससे होता है फेमिलियरिटी थ्रेट। इससे हमारे पास आ जाती है क्रिएशन ऑफ थ्रेट ऑफ फेमिलियरिटी। उसको आप लिख लो पहले बात क्लास। अब जिनको फेमिलियरिटी थ्रेट याद नहीं है उनको मैं याद दिलाता हूँ, एग्जाम्पल से चला याद रहेगी। भाई फेमिलियरिटी थ्रेट बोलती है कि आपने कम से कम जो है कंपनी के अंदर काम करना है तो करें, लेकिन आप 7 साल से ज्यादा काम नहीं करें। ठीक है, मैक्सिमम लिमिट दे दीजिए 7 ईयर्स की आप, कि किसी भी जगह पे आप एक पोजीशन को होल्ड करते हैं तो 7 ईयर्स का थ्रेशोल्ड ब्रीच नहीं करना है आपने। ठीक है, आपने क्या करना है, आपने जो है रोटेशन ले लेनी है। वजह क्या है इसकी, आप देखो वजह जो है ना, ऑडिट जो एथिक्स बोर्ड वाले हैं वो इंसानी फितरत को समझते हैं बहुत अच्छी तरीके से। वो ये बोलते हैं कि भाई अगर एक इंसान किसी दूसरे इंसान के साथ 6 महीने रह लेता है, 6 महीने रोज इंटरेक्शन करता है, 1 साल रोज इंटरेक्शन करता है, तो उसका कुछ ना कुछ कनेक्शन बिल्ड हो जाता है। चाहे आपको जितना ही जर लगता हो इंसान, जितना ही आपको तकलीफ हो उस इंसान से, लेकिन आपको जो है इन द एंड जब आप रोज बैठ के उससे इंटरेक्शन करोगे तो कुछ ना कुछ चीजें आपको उसमें से भी समझ आने लग जाएंगी कि हाँ यार अच्छा इंसान है, इतना भी खराब नहीं है, कोई बात नहीं, उसमें से गपशप रखते हैं। फिर जब आप जो है एक सॉफ्ट कॉर्नर डेवलप करना स्टार्ट करते हैं किसी और बंदे के लिए, आप उसको दुख सुख सुनते हैं, आप उसको देखते हैं यार कितना बर्डन है बेचारे पे, गलती कर दी कोई बात नहीं सही कर लो, आप उसको फेवर देना स्टार्ट करते हो। जब आप फेवर देना स्टार्ट करते हो, उसके लिए कुछ करना स्टार्ट करते हो, तो यहाँ पर जो है आप उसकी गलतियों को छुपा रहे हो। तो ये फेमिलियरिटी जो है ना बेसिकली रेफर करती है कि आप दूसरे बंदे की गलतियों को छुपाते हुए अपना काम का बेड़गर कर लेते हो। ये आपको अलाउड नहीं है। तो इस मोहब्बताना अंदाज को देखते हुए कमेटी वाले ने बोला कि यार 6 महीने साल में अगर हम ये हरकतें देख रहे हैं, तो जो ये ऑडिटर है जो कि ज्यादातर आवाम आदमियों की होती है, ये तो बहुत कुछ कर सकते हैं, कुरान मचा देंगे आप। तो इनको लिमिट करना चाहिए कि भाई एक टाइम के बाद आप जो है साइड पर हो जाएगी। तो यहाँ पे उन्होंने लिमिट कर दिया हमें 7 साल का। ये 7 साल भी एक लंबा पीरियड है वैसे तो, लेकिन फिर भी चलो एक 7 साल का पीरियड आपको अलाउ कर दिया है कि इसके बाद आप जो है काम नहीं कर सकते। और दूसरी चीज क्या हो रही है, भाई आपका बेटा जॉब लेने जा रहा है, आपका बेटा जॉब लेने जा रहा है, तो बेटा जॉब जब लेगा तो जाहिर सी बात है वो यार वो वहां पर काम करेगा। हम उसका काम भी चेक कर सकते हैं, ऐसा भी हो सकता है कि हम उसका काम चेक करें। हम ऐसा भी हो सकता है कोशिश करें कि भाई वो बंदा जो है इसको जॉब मिल जाए, उसके जॉब में कोई मसला नहीं है हमारी वजह से। हम क्या करेंगे कि ऐसी चीजें जो कि कंपनी के लिए नेगेटिव जा रही हूँ उनको अवॉइड करें, ताकि हमारे बेटे की जॉब जो है वो ठीक रहे। इससे क्या आती है, वापस आ जाती है हमारे पास सेल्फ इंटरेस्ट रेट। और ये बोलती है कि भाई सेल्फ इंटरेस्ट रेट का मतलब ये है कि भाई आपने जो है क्या करना है, आपने
अपने एक पर्सनल इंटरेस्ट को, अपने पर्सनल एजेंडा को रखते हुए आपने ऑडिट के अंदर गलती कर दी, ऑडिटर को छुपा दिया। अब आपने अपने बेटे की जॉब के चक्कर में क्या किया, आपने चीजें छुपाना स्टार्ट कर दी हैं। आप हो सकता है आप नहीं गई हो, लेकिन शक तो आ गया ना मेरे दिल में। शक का इलाज कुछ नहीं है भाई, ये बात याद रखना। शक का इलाज सिर्फ ये है कि खत्म करा जाए, शक को खत्म किया जाए, तो आपके पास जो है आगे चीजें बढ़ती हैं, वरना फिर आप जिंदगी भर उस बंदे को शक की निगाह से देखते रहो। ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पे बोलते हैं कि भाई आपने हो सकता है काम सही किया हो, लेकिन आपका बेटा जॉब कर रहा है, तो हम लोग आपको अलाउ नहीं कर सकते कि आप यहाँ पे काम करें। ठीक है। तो अब आपने इसमें हम देखेंगे आगे किस तरीके से होता है। अब जब आपने केस को समझ लिया है, डिस्कस कर लिया, इसके सिनेरियोज को देख लिए, अब पैसेज भी पढ़ लो भाई, उसने बेचारे ने लिख के दिया इतने मेहनत से। पैसेज में क्या बोलता है पैसेज में बोलता है कि अब ये क्योंकि कंपनी अब आपके पास आ गई है, ये बोलता है कि भाई शिंद्रा इंजीनियरिंग कंपनी जो है, द ऑडिट एंगेजमेंट पार्टनर हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ऑडिट ऑफ शिंद्रा इंजीनियरिंग कंपनी, a listed company, has been in place for 8 years, and her son has just been offered a role with Shindra as sales manager. The role entitles him shares in Shindra as part of the remuneration package as well. ठीक है। अब एक दो मसले, एक तो भाई उनको शेयर दे रहे हैं, मतलब ओनरशिप दे रहे हैं कंपनी के, अब शेयर होल्डर भी हो गए वो बैठे हुए कंपनी के अंदर भी, तो उनके पास जो है एक ऑटोनॉमी आ सकती है, बहुत सारी चीजें कंट्रोल में आ सकती है उनकी। और गलतियां होंगी भाई, जाहिर सी बात है, वहाँ पे अम्मा अब्बा जो भी हैं वो आप चीजें चेक कर रहे हैं, तो फिर तो टेंशन ही नहीं है कोई आपको, आप बादशाह, हमें भी कर सकते हो कुछ भी। तो इस चीज को हमने होने नहीं देना है। हमने बोला भाई ऐसे नहीं होने देंगे, हम क्या करेंगे, हम आपकी सारी हरकतों को मिटिगेट कर देंगे। देखते हैं किस तरह। पहले देखेंगे, पहला एमसीक्यू, पहला ऑप्शन क्या दिया हुआ है, द ऑडिट एंगेजमेंट पार्टनर शुड बी रिमूव फ्रॉम द ऑडिट टीम। भाई एथिकल स्टैंडर्ड के हिसाब से ये तो होना चाहिए, आई एग्री विद दिस, कि एथिकल स्टैंडर्ड के हिसाब से इनको ऑडिट टीम से भी हटा देना चाहिए, कि भाई इस कंपनी का आप ऑडिट नहीं करोगे, पिछले 7 साल से आप करते हुए आ रहे हो। ये 8वां साल है, 8वां साल और नहीं करेंगे आप, भाई आप साइड पे हो जाइए। ठीक है। तो पहले हमारी कंडीशन क्या आएगी कि आप साइड पे हो जाओ। तो ये अब मुझे सही लग रहा है कुछ, अब लेकिन बाकी ऑप्शन जरूर देखिएगा भाई, ऐसा नहीं हो कि पहला ऑप्शन देख बोला ये सही है आगे बढ़ो, आगे नहीं बढ़ना, बाकी ऑप्शन देखना, हो सकता है दूसरा वाला ज्यादा सही हो, या फिर इसके अंदर कोई एक वर्ड ऐसा हो जिसको ट्वीक करके आपको घुमा दिया जाए। हमने ऐसा नहीं करना है। तो आगे बढ़ते हैं। दूसरा ऑप्शन क्या बोलते हैं, एन एंगेजमेंट क्वालिटी कंट्रोल रिव्यूअर शुड बी अपॉइंटेड। एंगेजमेंट क्वालिटी कंट्रोल रिव्यूअर शुड बी अपॉइंटेड। लेकिन भाई एक बात मुझे बताइए कि अगर आपको एथिकल बोर्ड बोल रहा है कि 7 साल से ज्यादा आप काम नहीं कर सकते, आप क्वालिटी रिव्यूअर को बिठा लो, आप दूसरे पार्टनर को बिठा लो, आप एथिक्स कमेटी को बिठा लो, लेकिन आपका काम तो गलत है ना, आपका इलीगल काम रहे, तो ये पॉइंट तो आपकी उस रिस्क को मिटिगेट नहीं करता है कि आप जो है 7 साल से ज्यादा काम कर रहे हैं। हो सकता है सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेड को मिटिगेट कर दे, लेकिन ये पूरी थ्रेड को मिटिगेट नहीं करता है, तो आप इसको क्रॉस आउट कर दें। फिर अ थर्ड पार्टी सच एज प्रोफेशनल बॉडी शुड बी कंसल्टेड ऑन द की ऑडिट जजमेंट। भाई थर्ड पार्टी से कंसल्ट क्या करोगे आप, जब आपको एथिकल बोर्ड ने एक चीज बोल दी है कि आप नहीं कर सकते, तो नहीं कर सकते, खत्म हो गई बात। इसके आगे अगर आप आर्ग्यूमेंट करते हैं तो कोई भी बोर्ड ले आओ, किसी भी प्रोफेशनल बॉडी को ले आओ, आपको अलाउ नहीं करेगा टू वर्क ऑन द ऑडिट एंगेजमेंट। तो आपको ऑडिट एंगेजमेंट से यहाँ पे साइड होना बेहतर है। आप कंसल्ट कर लोगे, लेकिन उस बंदे को आप बोलते हो कंसल्ट करने के बाद देखी जाएगी, तब तक वो काम कर रहा होगा वहां पर, तो हम उसको अलाउ नहीं कर सकते वो काम करे, क्योंकि अगर वो काम करेगा तो कुछ ना कुछ गड़बड़ कर सकता है जितना टाइम वो वहां पे गुजार रहा है। तो आप थर्ड पार्टी से कंसल्ट करने से आपकी रिस्क अभी मिटिगेट नहीं हो रही, तो डायरेक्टली मिस लिटिगेशन करनी है हमने। आप क्या करना है, इसको हटा देना, ये सेफ गार्ड नहीं है आपके पास। क्लियर व्यू एंड कंपनी शुड रिजाइन फ्रॉम द ऑडिट। भाई ये बोल रहे हैं पूरी कंपनी ही ऑडिट से रिजाइन कर दे, तो पूरी कंपनी ऑडिट से रिजाइन कर दे, ये वाली बात कर रहे हैं कि आपके पास जो है 10 अंडे हैं, उसमें से एक खराब निकल गया, तो आप सारे 10 के 10 अंडे फेंक दो, मतलब भाई पागल है, मतलब क्या सोच रहे हैं आप। आपने सोचना ये है कि भाई यहाँ पर अगर हम एक चीज कर रहे हैं, एक बंदा गलत है, तो इस बंदे को हटाओ ना यार, अपनी पूरी टीम को विड्रॉ कर लोगे आप। अपनी टीम को विड्रॉ करने की इमेज और हरकत होगी कि भाई हम लोग तो भाग जाते हैं यहाँ से, नहीं हमारी टीम में एक बंदा काम करेंगे तो इसी से करेंगे और इसके अलावा नहीं करेंगे भाई। मतलब ये शादी वाले केस थोड़ी आ गया, करूंगा तो जिससे करूंगा ना नहीं करूंगा, भाई ये तो कोई लॉजिकल थिंकिंग नहीं हुई, इमेच्योर बात होती है। तो यहाँ पर इस ऑप्शन के तहत ये भी चीज हमारी है बेवकूफाना चीज है, तो इसको रॉन्ग कर देंगे। और तो अब बचता हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन है पहला ही है, पहला ऑप्शन हम लोग करते हैं टिक मार्क, और दिस इज द करेक्ट आंसर। ठीक है जी। अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट केस के ऊपर, नेक्स्ट एमसीक्यू के ऊपर, जो कि बोल रहा है ये शिंद्रा इंटरनल ऑडिट असाइनमेंट, इफ शिंद्रा इंटरनल ऑडिट असाइनमेंट इज एक्सेप्टेड बाय क्लियरव्यू कंपनी। सबसे पहले नॉन ऑडिट प्रोसीजर कर रहे हैं, नॉन ऑडिट सर्विस दे रहे हैं इनको,
लेकिन प्राइवेट कंपनी तो दे सकते हैं। पब्लिक कंपनी होती, भाई यहाँ पे मसला हो जाता है। पब्लिक कंपनी होती है तो पब्लिक कंपनी में स्ट्रिक्टली नॉन अलाउड है कि आप जो है नॉन ऑडिट सर्विसेज नहीं दे सकते। अगर आप दे रहे हैं तो स्ट्रिक्ट सेफगार्ड्स लगाने हैं, आपने बहुत ज्यादा कोई कंट्रोल रखना है इसके ऊपर कि आपकी ऑडिट टीम और आपकी अदर सर्विस टीम साथ नहीं हो जाए। वैसे तो अलाउड ही नहीं कर सर्विस दो, लेकिन अगर आप बहुत कोई दे रहे हो, कोई स्पेशलाइज सर्विस आप दे सकते हो, तो आपकी ऑडिट टीम डिफरेंट होनी चाहिए। लेकिन ये प्राइवेट कंपनी है तो यहाँ पर रिस्ट्रिक्शंस कम है, तो आप कर सकते हो, तो यहाँ पर करें। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू रिगार्डिंग द प्रपोज्ड बेसिस ऑफ द फी। अब ये बोल रहा है कि फी की कोई बेसिस के बारे में बात करी है हमने यहाँ पर, ठीक है, फी की बेसिस के बारे में बात करी है हमने, और आपको वो बनाना है कि वो ट्रू है या नहीं। अब फी की बेसिस बात आ गई तो कॉन्टेक्स्ट हमें मिल गया। कॉन्टेक्स्ट क्या बोलता है कि भाई फी जो है, फी अगर पुरानी बची हुई है, इज इन एरियर्स, पहले उसको कलेक्ट करें आप। अगर कोई फी आपकी एरियर्स के अंदर है, उसको पहले कलेक्ट करो, ठीक है, पहली चीज। दूसरी चीज, फी कंटेंजेंट नहीं होनी चाहिए किसी चीज पे। फी शुड नॉट बी कंटेंजेंट। दो कंडीशन आपके सामने रखी है। पहले मेन मेन चीजें, मोटी मोटी चीजें यहीं पर है, ठीक है। फी रिजनेबल भी होनी चाहिए, आपके काम को रिफ्लेक्ट करना चाहिए, नॉट कंटेंजेंट होनी चाहिए, आपके रिजनेबल अमाउंट होना चाहिए, बहुत हाई अमाउंट भी होना चाहिए, बहुत सारी कंडीशन है। लेकिन मेन जो प्रोमिनेंट कंडीशन जो मुझे लग रही है कि यहाँ पर अप्लाई हो सकती है, वो हम देख सकते हैं। अब बेसिस ऑफ फी के बारे में बात करें तो यहाँ पर ये मुझे रीजनेबल लग रहा है कि इन दो एरियाज के अंदर हम लोग कुछ ना कुछ खेल सकते हैं। देखते हैं, अगर आप केस को पढ़ो तो केस के अंदर आपको क्या है। केस ने आपको दिया हुआ है कि शिंड्रा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स इज कंसिडरिंग एस्टैब्लिशिंग एन इंटरनल ऑडिट फंक्शन। The board has suggested that they may wish to outsource it to Clearview and Company. ठीक है भाई। The financial director has suggested that the board that if Clearview Company is appointed as internal audit as external auditors, then fees should be renegotiated by at least 20% of internal audit and external audit fees being based on the profit after income tax of the company as will align the interest of the Clearview Company and Schindler Company. The fee income would be significant to Clearview Company. पहली चीज भाई, मटेरियल इज सिग्निफिकेंट आपके लिए, 35% ज्यादा कंस्टिट्यूट कर रहा है। दूसरी चीज ये बोल रहे हैं कि हम लोग आपको देते हैं कम से कम 20% ऑफ द प्रॉफिट। तो मतलब ये है कि देखो 20% प्रॉफिट दे रहा है, आप समझने की कोशिश करना। अगर मेरा प्रॉफिट क्या होगा, 1 लाख होगा, जिसका 20% जो बनता है कितना, 20,000। अगर मेरा प्रॉफिट जो होगा 2 लाख रुपए, इसका 20% कितना बनता है, इसका 20% बनता है 40,000। अब समझने की कोशिश ये करें, कॉन्सेप्ट ये है कि अगर ये चीज मैं एक्सेप्ट कर लेता हूँ, तो क्या मेरा कोई इंसेंटिव बनेगा यहाँ पर कि यार मैं जो है अगर इनको बोलूँ कि हाँ यार आपने मुझे फी दे दो कंटेंजेंट बेसिस पे, आप किस पे दे दो, प्रॉफिट के बेसिस पे दे दो। तो अगर प्रॉफिट कम होने वाला कोई सिचुएशन आ रही होगी, कोई ऐसी हरकत होगी जिसकी वजह से प्रॉफिट कम हो सकता है, कोई प्रोविजन होगा, कोई एक्सपेंस होगा, तो हमने अंडरस्टेट किया है उसको ओवरस्टेट करने की कोशिश करेंगे या सही करने की कोशिश करेंगे, आप करोगे इसको? कभी भी नहीं करोगे। क्यों? क्योंकि आपका इंटरेस्ट आया था यहाँ पर, यहाँ पर भी आपका सेल्फ इंटरेस्ट आया था भाई। सेल्फ इंटरेस्ट हर जगह आया था कहीं ना कहीं आपके पास, तो सेल्फ इंटरेस्ट आपका प्रिवेल कर गया यहाँ पर कि आपका प्रॉफिट से आप एक ताल्लुक बन गया है। तो ताल्लुक बन गया तो भाई उसको कम कैसे होने देंगे, ताल्लुक खराब कैसे होने देंगे? ताल्लुक खराब नहीं होने देंगे, कुछ भी करेंगे। और अब ताल्लुक खराब होने के डर से अपना काम खराब कर दोगे तो भाई ऐसे तो अलाउड ही नहीं है आपके पास। ठीक है, अब देखते हैं ऑप्शंस क्या बोल रहे हैं। ऑप्शन में बोल रहे हैं, पहला, as long as total fee received from Shinra is less than 15% of the firm's total fee income, no safeguard are needed। भाई क्या बातें कर रहे हो यार, आपने कंटेंजेंट फी दे दिया, आपने सेल्फ इंटरेस्ट डेवलप करा दिया, आप बोल रहे 15% से ऊपर नहीं हो तो मसला नहीं है। भाई वहां पर बोल रहे हैं बिजनेस सिग्निफिकेंट है, वो ये बात बोल रहा है कि यहाँ पर आपके पास क्या है, आपके पास जो है ओवरऑल मसला आया हुआ है, आप बोल रहे हैं मसला ही नहीं है कोई, तो ये चीज गलत है। क्यों? क्योंकि भाई यहाँ पर आपकी थ्रेट ही सेल्फ इंटरेस्ट की है, जो कि अराइज हो रही ड्यू टू फ्लक्चुएटिंग फी, ड्यू टू फी डिपेंडेंट ऑन समथिंग और कंटेंजेंट फी। तो आपका मेन रिस्क वो है, इससे आप गलत जगह जा रहे हो, गलत डायरेक्शन में जा रहे हो, तो ये रॉन्ग आंसर है। The client should be informed that only the internal audit fee can be based on profit after income taxes। तो भाई अगर मैं आपको बोलता हूँ कि आप एक फी कंटेंजेंट बेस पे दो, दूसरे आप कंटेंजेंट बेस पे दे दो, पूरी दे दो, तो आप बोल रहे हो
कि भाई आप जो है एक चीज फिक्स दे दो, एक वेरिएबल दे दो। भाई रिस्क कहाँ गई इसमें? रिस्क तो मिटिगेट ही नहीं हुई। आपने सेफ गार्ड लगाया कहाँ? यहाँ पर आधा सेफ गार्ड लगा के छोड़ दिया आपने तो भाई लगाना है तो पूरा रगड़े ना यार, पूरे को लेकर आए। भाई यहाँ पर पूरे के ऊपर सेफ गार्ड लगाए आप, कि पूरे की फी फिक्स करो आप। इसके अंदर आप ये नहीं कर सकते थोड़ा सा आप चला थोड़ी हमारी लगाए, ऐसा नहीं होता ऐसे। एथिक्स बोलता है भाई कि पूरा पूरा करना है जो करना है, आधे में नहीं छोड़ना आप। तो आधे में नहीं छोड़ना मतलब कि ऑप्शन हमारा गलत हो जाता है। फिर आओ, द फी शुड बी बेस्ड ऑन शेयर कंपनीज प्रॉफिट बिफोर इनकम टैक्स, आदमी प्रॉफिट आफ्टर इनकम टैक्स। फिर वही फजूल की बात। अब ये बोल रहे हैं कि टैक्स से पहले वाली इनकम पे दो, पैसे वहां पे ज्यादा होने चाहिए, टैक्स वाली बात पे नहीं चाहिए। पैसे किसी तरीके से ज्यादा दे दो हमें। भाई ये तो आपकी बात ही नहीं हो रही। वो ये बोल रहा है कि पैसे आपने बेस किस चीज पे करे हैं वो गलत है। आपने पैसे जो बेस करे हैं वो चीज गलत है, तो बेसिस गलत है। आप काम की बेस पर पैसे दो हमें, तो हम समझ आते हैं कि भाई आप अपना काम करेंगे, आपकी फीस ये बनती है, आप इतने फीस लें। वो बात कर सकते हैं हम। लेकिन यहाँ पर आप जो है अपने पास एक सेफ गार्ड दे रहे हो मुझे कि फी जो है ना रखेंगे प्रॉफिट पर ही, लेकिन बिफोर टैक्स वाले ज्यादा वाले अमाउंट पे रखेंगे, ज्यादा वाले पे, कम वाले पे ज्यादा वाले पे। भाई यहाँ पे आपका जो रिस्क है वो तो इंक्रीज हो रहा है, डिक्रीज कहाँ हो रहा है? ये भी गलत हो गया। अब बचा बेचारा आखिरी वाला, तो मजबूरन इसको सही करना पड़ेगा। और ये सही भी है कि यहाँ पर कोई सेफ गार्ड अप्लाई नहीं हो सकता, एंड द बेसिस ऑफ ई डिटर्मिनेशन शुड बी रिजेक्टेड। आपको क्या करना है? आपको रिजेक्ट कर देनी चीज। वजह क्या है? वजह ये है कि भाई अगर आप रिजेक्ट नहीं करोगे तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर आपके पास मसला है कि आप अपने पास सिर्फ इंटरेस्ट रेट लेकर ही लेकर आओगे, कुछ भी आप अगर इसमें कुछ चेंजेस करो तो। ये पहला आपका क्वेश्चन ये सॉल्व हो जाता है। उम्मीद है समझ आया होगा क्या लॉजिक इस्तेमाल करने की कोशिश करिए। अब आता है फोर्थ क्वेश्चन पे। अभी क्या बोल रहा है, विच with regard to additional work for Arcadia Company, ignoring the potential effect on total fee levels, which of the following options correctly identify the threats to independence from providing the above non-audit services? तो क्या कहना चाह रहे हैं? कह ये रहे हैं कि टोटल फी लेवल को अगर आप जो है उसको हटा दें, फी को अभी इग्नोर कर दो आप, उसके अलावा अगर आप देखो कि ये ऑप्शन जो आ रहे हैं इनसे कौन सी रिस्क अराइज हो रही है और उसकी जो थ्रेट है वो कितनी ज्यादा है। तो यहाँ पर आपने देखना है हायरार्की वाइज देनी है। भाई पहले क्या थ्रेट हो सकता है, दूसरा क्या हो सकता है, तीसरा क्या हो सकता है। ठीक है, तो आज इसको देखते हैं। क्या बोल रहे हैं, आर्केडिया कंपनी बोलती है कि आर्केडिया कंपनी इज लिस्टेड, पहले लिस्टेड कंप्यूटर कंपनी, लिस्टेड कंपनी वाइज सबसे पहले याद रखिएगा, लिस्टेड कंप्यूटर सॉफ्टवेयर कंपनी है। द बोर्ड ऑफ आर्केडिया हैज आस्क्ड इफ क्लियरव्यू कंपनी कैन टेक सम एडिशनल वर्क एंड हैव आस्क्ड फॉर द फॉलोइंग एडिशनल नॉन ऑडिट सर्विस। पहले आपने क्या बोला है कि आप मेंटेन कर दो पेरोल रिकॉर्ड्स। भाई मेंटेन करना मसला नहीं, मेंटेन करना मसला नहीं है, लेकिन भाई आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को ऑडिट भी तो करें हम। अगर आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की को ऑडिट कर रहा हूँगा, आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को ऑडिट कर रहा हूँ मैं, और आप बोल रहे हो कि उसमें से एक कंपोनेंट आप ही बना दो। भाई यहाँ पर मेरा काम जो मैं खुद कर रहा हूँ, आप बोल रहे हो उसको ही मैं ही चेक कर रहा हूँ, मैं ही चेक करूंगा, आप बोले बना भी आप ही। मतलब ये आपको टीचर आपको बोल रहा है कि भाई आंसर आप लिखो और चेक भी आप ही कर लो। तो भाई यहाँ पर तो आपके पास जो है मेरे ख्याल से ऐसा होगा कि आप अपने आप को रिव्यू कर रहे होगे, आप अपने आप को रिव्यू कर रहे होगे, तो यहाँ पे सेल्फ रिव्यू थ्रेट आनी चाहिए मेरे हिसाब से। यहाँ पर आनी चाहिए सेल्फ रिव्यू थ्रेट। तो पहला मैं लिख देता हूँ भाई, सेल्फ रिव्यू के हिसाब से SR लिख देता हूँ। ठीक है, दूसरा क्या बोल रहा है, दूसरा बोल रहा है कि भाई असिस्ट विद द सिलेक्शन ऑफ अ न्यू फाइनेंशियल कंट्रोलर इंक्लूडिंग द चेकिंग ऑफ रेफरेंस। अब अगर आपको मैं बोलूं कि आप क्या करना है, आपने असिस्टेंस देनी है किसी चीज के लिए, नया फाइनेंशियल कंट्रोलर सिलेक्ट करने की बेसिस। अब यहाँ पर क्या ऐसा हो सकता है कि अपने किसी बंदे को मैं रिकमेंड करा दूं, उसको मैं जो है हायर करा दूं, और जो है उसको बोलूं कि आप इस जॉब पे काम करो। ऐसा तो पॉसिबल है ना यार? तो इससे क्या होगा, यहाँ पर क्या आ रहा है, मेरा सेल्फ इंटरेस्ट अराइज हो रहा है। सेल्फ इंटरेस्ट अराइज क्यों हो रहा है? कि भाई मेरा कुछ नहीं कुछ इंसेंटिव निकल आ सकता है इस जगह से। मैं एक काम करूँ, एडिशनल चीजें इसमें मैं अपने बंदे बिठा सकता हूँ यहाँ पर। ठीक है, तो आपने रेफरेंसेस चेक करनी है, आपने सारी चीजें करनी है, तो यहाँ पर आपके पास जो है सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेड आने का चांस बहुत ज्यादा है। तो मैं इसको लिख दूंगा SI। आखिर क्या बोले, टैक्स सर्विसेज वेयर बाय क्लियरव्यू कंपनी वुड लाइज विद द टैक्स अथॉरिटीज ऑन आर्केडिया कंपनीज बिहाफ। मतलब क्या बोल रहे हैं कि आपकी कंपनी जो है, जो क्लियरव्यू कंपनी है, वो टैक्स अथॉरिटीज से कंपनी के बिहाफ पे जाके बात करेगी। भाई क्यों करेगी? आप वकील हैं उनके। पहला सवाल आता है कि भाई आपके बिहाफ पे जब भी आप सवाल करते हो, भाई आप किसी और बंदे से बहस करो,
उस बंदे के बिहाफ के ऊपर कोई तीसरा बंदा आता है और आपसे बहस करता है, बोलता है आप उसके वकील हो, चाहे वो पॉइंट सही बोल रहा हो, यहाँ पर आपके सामने ना मतलब खत्म हो जाता है आर्गुमेंट। ट्राई करके देखिए। खैर, अगर आप देखोगे कि भाई ये बंदा जो है किसी और बंदे के बिहाफ के ऊपर बात कर रहा है आपसे, तो आप बोलोगे आप वकील हो, मतलब क्या एडवोकेट हो आप उनके। तो अगर आप कंपनी के इंटरेस्ट के लिए आके थर्ड पार्टी से लड़ते हो, आप मतलब क्या कर रहे हो, आप मैनेजमेंट की सपोर्ट में जा रहे हो किसी थर्ड पार्टी से लड़ने के लिए, जिसको बेसिकली बोलते हैं एडवोकेसी थ्रेट। थ्रेट ऑफ एडवोकेसी, कि आप जो है कंपनी के इंटरेस्ट को अपने इंटरेस्ट से ऊपर रखते हुए जाके बात करके आ रहे हो, तो ऐसा अलाउड नहीं है। कंपनी खुद डील करेगी भाई, कंपनी ने हरकतें करी, डील उनको खुद करना चाहिए। तो आप उनके वकील नहीं है, आप उनके ऑडिटर हैं, तो वही बन के रहे। यहाँ पर आपके पास जो है मेरे हिसाब से एडवोकेसी थ्रेट आनी चाहिए। ठीक है, तो अगर हम ये देख लेते हैं तो इस हिसाब से अपने ग्रेड में देखो कहाँ फॉल करता है ये। ग्रेड में मेरे हिसाब से नंबर वन क्या है हमारे पास, सेल्फ रिव्यू थ्रेट। नंबर वन सेल्फ रिव्यू में दो ऑप्शन आ रहे हैं, बी और सी में आ रहा है। नंबर टू क्या है, सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट है, तो ये हमारे पास से बी के अंदर आ रहा है, सी के अंदर आ रहा है सॉरी। और हमारे पास जो है नंबर थ्री एडवोकेसी थ्रेट है, तो बिल्कुल यहाँ पे थ्री के अंदर आ रहा है, तो आपका ऑप्शन सी हो जाता है जो कि करेक्ट आंसर है। बाकी सारे आपको ऑप्शन में लग ठीक है। आते हैं नेक्स्ट हमारे क्वेश्चन के ऊपर। लास्ट क्वेश्चन ऑफ द फर्स्ट सिनेरियो, इसको देखेंगे। इसमें क्या बोल रहे हैं, इसमें बोल ही रहे हैं कि यू आर एन ऑडिट मैनेजर at Clearview Company, and you are considering a number of ethical issues which have the following rise। तो आपका केस का कॉन्टेक्स्ट आपको पहले ही बता दिया था कि एथिकल इश्यूज है। अब उस हिसाब से आपने इस एग्जाम की आप एक असेसमेंट करो कि आपको पहला ही क्वेश्चन दे दिया एथिक्स पे, तो आपके पास यहाँ पे सीधे सीधे जो है क्वेश्चन अगर एथिक्स से शुरू से आ रहे हैं, मतलब आगे जाके भी आ सकते हैं, और आगे जाके एथिक्स में सवाल आ रहे हैं, मतलब एथिक्स से सिग्निफिकेंट आपके पास रिक्वायरमेंट आ रही है। सब्सटैंशियल प्रोसीजर एक सिग्निफिकेंट एरिया है, एथिक्स सिग्निफिकेंट एरिया, प्लानिंग सिग्निफिकेंट एरिया है, आपके पास जो है टेस्ट ऑफ कंट्रोल सिग्निफिकेंट एरिया है, इनकी डिफरेंसेस इन सिग्निफिकेंट एरिया है, तो आपको समझना जरूरी है कि भाई इन एरियाज पे फोकस जरूर करना है। और ऑडिट एज अ कलेक्टिव थिंग, कंबाइंड है, कनेक्टेड है, आप ऐसा नहीं कर सकते कि एक एरिया करो दूसरे को नहीं करो। तो आपने जब यहाँ पे पहले देखा तो पहला ही एथिकल सर्विस पे आ गया है, दूसरा क्वेश्चन हो सकता है एथिक्स पे आया हो, तीसरा क्वेश्चन सब्सटेंशियल पे आ सकता है, चौथा क्वेश्चन, इसी हिसाब से आपके आगे चीजें बढ़ती रहेंगी। तो आपने कोशिश ये करनी है कि आपने सारी चीजों को एक साथ लेके चलना। ठीक है भी। तो देखते हैं आगे। क्वेश्चन बोलता है वन ऑफ द क्लियर व्यू कंपनीज लिस्टेड क्लाइंट हैज एन ऑडिट कमिटी identifying by clicking on the relevant box in the table whether each of the following statement is true or false। ट्रू और फॉल्स है, आपने क्या करना है, क्लिक कर देना है। अब इसमें बात क्या करी हुई है, किसके बारे में बात करी है, ऑडिट कमेटी के बारे में बात करी। अभी तक जो हमने पैसेज पढ़ा है इसमें ऑडिट कमेटी के रिगार्डिंग कुछ भी बात नहीं करी है, मतलब क्या है, जनरल नॉलेज क्वेश्चन है, आपके थ्योरेटिकल एरिया से आया है, आपने जो चीज पढ़ी होगी वही आया है। इसमें एग्जामिनर ने कुछ भी नहीं दिया। अब कहानी दे रहा है, बोल रहा है ये सही बात बोल रहे हैं गलत बोल रहे हैं, आपने असेस करना है। अच्छा, ऑडिट कमेटी के रिगार्डिंग, ऑडिट कमेटी करती क्या है, ओवरव्यू दे दो। ऑडिट कमेटी जो है बेसिकली करती है कि आपकी इंटरनल ऑडिट को देखती है और एक्सटर्नल ऑडिट को देखती है, जो काम किस तरह करे। उनका काम क्या होता है, ऑडिट जो कंपनी करेगी, जो फर्म करेगी, उसको लेकर आना और रिप्रेजेंट करना ऑन द बोर्ड, और दिखाना कि भाई ये बंदा है, काम करने के लिए ग्रीड है, आप वोटिंग करें, सिलेक्ट कर लें। ठीक है। ऑडिट कमेटी का काम क्या होता है कि उनका खुद का काम ये नहीं होता है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाए चेक करें, उनका काम है इंडिपेंडेंटली उसको इंटरनल सिस्टम्स को चेक कराना, देखना कि भाई सारे एफिशिएंटली काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। ठीक है। तो बेसिक ओवरव्यू दे दिया आपको। अब आगे आप इसमें देखते हैं, द ऑडिट कमिटीज टर्म ऑफ रेफरेंस शुड इंक्लूड, the audit committee's term of reference should include reviewing and monitoring the external auditor's independence and objectivity। भाई एक्सटर्नल ऑडिटर जो बाहर से आ रहा है, उसकी आपने क्या करनी है, इंडिपेंडेंस ऑब्जेक्टिविटी चेक करनी है। जब आप एक बंदे को लेकर आओगे, रिप्रेजेंट करोगे कि यार ये हमारी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं, इनके सामने आप एक बंदे को रिप्रेजेंट करते हो, आप बोलते हो कि भाई ये बंदा है, ये हमारे लिए काम करने की रेडी है, आप वोटिंग कर लो कि आपको उसको रखना ही रखना है, और वो बंदा इंडिपेंडेंट नहीं है, ऑब्जेक्टिव नहीं, तो क्या आपका काम नहीं बनता था, आप इस बंदे को लेकर आए हो, उसको चेक करो कि भाई ये बंदा सही है या नहीं। बिल्कुल बनता था भाई। तो आपका ऑडिट कमेटी का काम बिल्कुल है ये, कि आपने क्या करना है, आपने चेक करना है कि भाई ये सारा बंदा जो जिसको लेकर आ रहा हूँ इंडिपेंडेंट है या नहीं। पहला ट्रू हो जाता है। दूसरा क्या बोलता है, दूसरा बोलता है द ऑडिट कमेटी टर्म्स ऑफ रेफरेंस शुड इंक्लूड अपॉइंटिंग एंड रिमूविंग एक्सटर्नल ऑडिटर। भाई ये आपका काम ही नहीं। अपॉइंटमेंट का काम है शेयर होल्डर का, उसने सेलेक्ट करना है, आपने क्या करना है, रेफर करना है, सिर्फ आपने जाके दिखाना है कि भाई ये शक्लें हैं, ये आगे काम करना चाह रहे हैं, आपको मानना है मानो,
नहीं मानना, आप रिजेक्ट कर दो, उनको साइड पर करा। तो ये ऑडिट कमेटी की अथॉरिटी के अंदर नहीं आता है कि किसी बंदे को सिलेक्ट करना है या रिजेक्ट रिमूव करना है। ये आता है शेयर होल्डर के डोमेन के अंदर। भाई आपका शेयर होल्डर जो है वो आके देखेगा, बोलेगा भाई मेरी मर्जी, जो होगा मेरे हिसाब से होगा, वरना नहीं होगा। तो ये हमारे पास आंसर आ जाता है फॉल्स, ये ट्रू नहीं है। फिर आगे थर्ड थर्ड एरिया में क्या बात कर रहे हैं? थर्ड एरिया में बात कर रहा है कि भाई द ऑडिट कमेटी टर्म्स ऑफ रेफरेंस शुड इंक्लूड evaluating and monitoring the effectiveness of internal control audit functions। भाई इंटरनल ऑडिट फंक्शन है आपकी कंपनी, आपका कमेटी का नाम क्या है? ऑडिट कमेटी। तो ऑडिट से मुतालिक जो चीजें हैं उनकी एफिशिएंसी देखना, आपका काम ऑटोमेटिकली अप्लाई हो जाता है। नाम से ही बंदा समझ जाना चाहिए यार ये तो होगा ही होगा, तो ये भी ट्रू हो जाता है हमारा। इसके साथ पहला हमारा केस जो है, जो कि 5 क्वेश्चन मुश्तमिल था, वो हो चुका है समझौता। अब आगे हम देखेंगे दूसरे पार्ट को, दूसरे केस को। उसके अंदर 5 क्वेश्चन, 3 हमारे सिनेरियोज है, इसके अंदर 5 5 एमसीक्यूज दिए गए हैं। कंटिन्यू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 ऑफ आर सेक्शन 8। तो जैसे हमारे पहले वीडियो में, पहले क्वेश्चन में हमने जिस तरह सॉल्व किया था, कि आपने सबसे पहले क्या करना है, अगर पैसेज छोटा है तो डायरेक्ट टू द पॉइंट बात करने की कोशिश करनी है। डायरेक्ट टू द पॉइंट हमने क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करनी है। तो उसके लिए क्या है, पहले क्वेश्चन पढ़ लें तो आपको कॉन्टेक्स्ट मिल जाएगा किस एरिया में जाकर फोकस करना है। और फिर जाकर अपने आप पैसेज को रीड करेंगे तो आपको डायरेक्ट एरिया आइडेंटिफाई हो जाएगा कि भाई यहाँ से किस एरिया से जाके मैंने आंसर निकालना है। तो स्टार्ट करते हैं। तो जी यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, यहाँ पे बोल रहे हैं कि फाइनेंस डायरेक्टर साहब ने कुछ प्रपोज किए। इसकी बेस के ऊपर हमारी क्या होगी, इन्वेंट्री होगी एडजस्ट। ठीक है। व्हाट वुड बी द रिजल्टिंग इम्पैक्ट ऑन हिकारी फाइनेंशियल स्टेट। तो आपने क्या किया, यहाँ पर अपनी एक चीज आइडेंटिफाई कर ली है कि इन्वेंट्री में कुछ होने वाला है जिसकी वजह से हमारी इनकम स्टेटमेंट, बैलेंस शीट पे कोई इफेक्ट आएगा। ठीक है, थोड़ा आपको आइडिया हो गया केस के थ्रू। तो अब केस पढ़ते हैं। केस में क्या बोलते हैं कि इट इज 1 जुलाई 2005, you are audit supervisor of Aeroshow and Company, and you are involved in the audit of Hikari Fuel Tech for the year end 31st May 2005. Hikari Fuel Tech Company sells petrol, aviation fuel, and similar oil-based products. The company, a background basically. One of its key customers is the government of the country it is based in. The audit work for this year is complete apart from the matters referred below. सारा काम हो गया है, सिर्फ एक चीज या दो चीजें ये रह चुकी। पहली क्या है कि as part of Hikari service contract with the government, it is required to hold an emergency inventory of 6,000 barrels, मतलब 6,000 बैरल उन्होंने रखने हैं बफर में अपने पास, of aviation fuel. The inventory is to be used in supply of aviation fuel interrupted due to unforeseen circumstances. ये बफर है हमारा बेसिक। The value has been valued, the inventory has been valued at 15 per barrel। मतलब पहले आप अपने पास देखो जो डेटा मिले ना उसको सॉल्विंग की स्टेज पे लाना शुरू कर दिया गया है। आपको क्या दिया हुआ है, 6,000 बैरल है बस, और 15 पे वैल्यू किया, जो कि हो जाता है हमारे 90,000। बेसिकली आपने रखना है, अपना मेंटेन करना, तो इसको हो जाएगी क्लोजिंग इन्वेंटरी हो जाएगी। ठीक है जी, बात है आगे। मसला क्या है, मसला आइडेंटिफाई नहीं होता कुछ। द करंट वैल्यू ऑफ द एविएशन फ्यूल इज $120 अ बैरल। यहाँ से मसला कुछ लिखना शुरू हुआ है कि 120 का डॉलर, $120 का हमारे पास एक बैरल है, हमने 15 पे रिकॉर्ड किया कर। ठीक है। ऑल्दो द ऑडिट वर्क इज कंप्लीट, द फाइनेंस डायरेक्टर ऑफ हिगारी has now decided to show a real value of the closing inventory in the financial statements by valuing closing inventory of fuel at market value। हमने क्या किया है, हमने किया ये है कि हमने अपनी गाड़ी कंपनी की जो मार्केट वैल्यू ऑफ फ्यूल है उस पे इसको रिकॉर्ड करना है। जो 6,000 यूनिट थे हमने जो रिकॉर्ड किए हुए थे एट बुक वैल्यू, अब उसको करना है मार्केट वैल्यू पे। इनको अभी अभी होश आया है और ये काम कंप्लीट होने के बाद। तो अब यहाँ पे मसला आइडेंटिफाई हो गया है। प्रपोजल देखिए, हम डायरेक्टर फाइनेंस डायरेक्टर क्या आया था। प्रपोजल ये है कि भाई अगर हम लोग जो है इसको, इस 6,000 यूनिट को 120 से वैल्यू करेंगे तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में इफेक्ट क्या है।
पहले तो वैल्यू में इफेक्ट क्या आएगा, वैल्यू ये बन जाती है तकरीबन 7,20,000। ठीक है जी। और डिफरेंस देखो तो 6,30,000 रुपये का डिफरेंस आ जाता है आपके पास इन द वैल्यूज। अब क्लोजिंग इन्वेंट्री हमारी क्या हो गई, इंक्रीज हो गई है बाय 6,30,000। ठीक है, 6,30,000 से क्या हो गया, हमारी इन्वेंट्री इंक्रीज हो गई। अब आपने क्या देखना है, इसकी डबल एंट्रियां देखनी है ताकि आपको आइडिया हो जाए कि भाई कि इसका इफेक्ट क्या आ रहा है। पहली चीज तो जो स्ट्रेट फॉरवर्ड समझ आ रही है भाई, आपके पास क्या हो गया, एसेट इंक्रीज हो गई। तो इन्वेंट्री डेबिट हो गई है कितने से, 6,30,000 से। एसेट डेबिट हो गया तो ठीक है। अब दूसरी जो एंट्री है इसमें आनी है प्रॉफिट के हिसाब से। अब इसने कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के हिसाब से नहीं बोला, ग्रॉस प्रॉफिट के हिसाब से नहीं बोला, प्रॉफिट के हिसाब से बोला। तो प्रॉफिट के हिसाब से आपने क्या करना है, छोटी छोटी सी कैलकुलेशन दिखाने की कोशिश करूंगा मैं। इसकी एक्सप्लेनेशन बेसिकली ये होती है कि अगर आपकी क्लोजिंग इन्वेंट्री बढ़ जाती है तो आपका कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कम हो जाता है। अगर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कम हो जाता है तो भाई आपका प्रॉफिट जो है वो इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, तो अब उसको किस तरह रिप्रेजेंट करेंगे न्यूमेरिकली, अगर किसी को समझ नहीं आया तो बाद में परेशानी नहीं होनी चाहिए, सॉल्व कर लेते हैं। मैं बोलता हूँ मेरा रेवेन्यू है 15 लाख। ठीक है, मैं बोल रहा हूँ मेरा COGS जब मैं कैलकुलेट करता हूँ, ओपनिंग इन्वेंट्री मेरे पास आ रही है, आप लिख लें 3 लाख। परचेज मैंने करी है 9 लाख रुपए की। ठीक है, अब क्लोजिंग इन्वेंट्री अकॉर्डिंग सिचुएशन वन कितनी है, क्लोजिंग इन्वेंट्री इस 90,000, जो कि हमारी माइनस होती है, हमें पता है इतना तो ये टोटल आ जाना चाहिए 12 लाख में से 90,000 माइनस करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 11,10,000। ये आपको इससे माइनस होना चाहिए और आपका प्रॉफिट आ जाएगा तकरीबन 3,90,000। ठीक है, ये नॉर्मल सिचुएशन के अंदर आपके पास जो प्रॉफिट है वही आ रहा है। अब आते हैं हमारे केस में, ये नॉर्मल जिंदगी या मेंटल जिंदगी पे आ रहे हैं। मेंटल जिंदगी में क्या होता है कि आपके पास जो है सेम 15 लाख का रेवेन्यू है, COGS के अंदर आपके पास ओपनिंग इन्वेंट्री सेम आ रही है कितने से, 3 लाख। परचेज भी 9 लाख की आपके पास। लेकिन आप बोल क्या रहे हैं साहब, बोल ये रहे हैं कि आपने जो अभी नई वैल्यू रखी है 7,20,000 की क्लोजिंग इन्वेंट्री थी वो माइनस करा दीजिए। तो 12 लाख में से 7,20,000 रुपये निकल गए तो बचे 4,80,000। तो ये बोल रहे हैं 480 आपने माइनस करा देने हैं फ्रॉम रेवेन्यू। इससे होगा क्या, इससे हमारा प्रॉफिट जो आ रहा है, प्रॉफिट आएगा 10,20,000। अब प्रॉफिट में डिफरेंस देख रहे हो आप, अगर प्रॉफिट्स में डिफरेंस निकालें हम लोग तो 3,90,000 माइनस 10,20,000, पूरे 6,30,000 का डिफरेंस है हमारे प्रॉफिट्स में। अब क्या हो रहा है, प्रॉफिट हमारा इंक्रीज हो रहा है। जब प्रॉफिट इंक्रीज होता है तो भाई हमारे पास क्या आती है, प्रॉफिट इंक्रीज होता है तो हमारे पास क्रेडिट एंट्री आती है। तो यहाँ पर आपके जाना चाहिए क्या, P&L क्रेडिट 630 से। उम्मीद है ये MCQ समझ आ गया होगा। अब इसका आंसर भी सामने आपको सीधे सीधे देखना है कि इन्वेंट्री इंक्रीज होनी है, इन्वेंट्री ओवरस्टेट होनी है और हमारी क्या होना है, प्रॉफिट लॉस भी ओवरस्टेट होना है। तो देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन है। ए में दोनों अंडरस्टेट है, नहीं हो सकता। बी में दोनों एक ओवरस्टेट है, अंडरस्टेट नहीं हो सकता। सी के अंदर हमारे पास हाउएवर दिख रहा है कि भाई हमारे एक ओवरस्टेट है, दूसरा भी ओवरस्टेट है। तो ये आपका सी ऑप्शन है। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन में क्या बात कर रहे हैं, इस क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि a member of the audit team has outlined following audit procedures to be conducted on receivables। तो रिसीवेबल पे कुछ आपने क्या कहना है, प्रोसीजर अप्लाई करना है। ठीक है,
प्रोसीजर पढ़ते हैं एक मिनट में। विच ऑफ द ऑप्शंस आइडेंटिफाई ईच ऑफ द वर्क प्रोसीजर एज सब्सटेंसिव प्रोसीजर और टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स। तो आपने आइडेंटिफाई करना है कौन सा सब्सटेंसिव है, कौन सा आपका टीओसी है। तो टीओसी और सब्सटेंसिव पता करने के लिए केस पढ़ने की जरूरत वैसे है नहीं आप, लेकिन अगर फिर भी पढ़ लो तो अच्छी बात है, ताकि आपको आइडिया होना चाहिए किस रेफरेंस से बात होगी। ट्रेड रिसीवेबल बैलेंस हैज risen significantly and is now a material balance resulting of trade receivable confirmation। भाई आपका सिग्निफिकेंट अमाउंट था, चेंज हो गया है, जो कि हमारे ट्रेड रिसीवेबल्स के अंदर हमने कंफर्मेशन भेज दी है बाहर, ठीक है, और कैरिड आउट बाय द ऑडिट टीम। अब उसका रिस्पॉन्स ये आया है कि हमारे पास एक साहब का बैलेंस हो गया, दूसरे का कम आ रहा है, तीसरे का कम आ रहा है, और हमारे पास जो है चौथे का बैलेंस हो रहा है, लेकिन एक अमाउंट डिस्प्यूटेड है 20,000 रुपये का, और लास्ट वाले जो है उन्होंने जवाब नहीं दिया। तो ये स्नैचो आगे देखिए, अभी उसका कोई ताल्लुक बन नहीं रहा है यहाँ पे ना, तो इंडिपेंडेंटली इसको देखेंगे हम लोग। इसके अंदर पहले पढ़ते हैं क्या बोल रहे हैं। रिव्यू द एजेड ट्रेड रिसीवेबल्स, रिव्यू द एजेड ट्रेड रिसीवेबल्स रिपोर्ट टू आइडेंटिफाई द स्लो मूविंग इन्वेंटरी और ओल्ड balances, discuss the status of these balances with the credit controller to assess whether they are likely to pay। तो मतलब यार यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे कुछ ना कुछ हमारी वैल्यूएशन के रिगार्डिंग बात समझ आ रही है मुझे, कि वैल्यू चेक करने की कोशिश की जा रही है कि हमारे ट्रेड रिसीवेबल से बेड डेट कितनी आएगी, बेड डेट हमारे आने के चांसेस कितने हैं, बेड डेट के चांसेस कितने हैं, उसके बारे में डिस्कशन हो रही है यहाँ पर। मतलब तो अब इसको हम रख सकते हैं कि ये कोई चीज की असर्शन वेरीफाई करने की कोशिश कर रहा है। ये हमारी असर्शन जो होती है, ये बेसिकली हमारी आ रही है फॉर वैल्यूएशन। तो ये तो मेरे लग रहा है प्रोसीजर है, तो मैं आपको लिख देता हूँ, एसपी लिख रहा हूँ, ठीक है। नेक्स्ट ये बोल रहा है, रिव्यू अ सैंपल ऑफ कस्टमर स्टैंडिंग डेटा टू इंश्योर दैट डिस्काउंट्स ऑन इनवॉइस आर अप्रूव्ड, अप्रूव्ड अप्रूव्ड वर्ड क्या है, कीवर्ड आ गया अप्रूव, एंड अपडेटेड। अप्रूव का मतलब क्या होता है यार, ये तो ये कंट्रोल चेक हो रहे हैं तो कि अप्रूव हुआ या नहीं हुआ था, तो ये तो टीओसी लग रहे हैं। फिर क्या बोल रहे हैं, रिकैलकुलेट, मतलब कुछ काम करना है वापस से हमने, रिकैलकुलेट द अलाउंस फॉर डाउटफुल डेट्स टू कंफर्म मैथमेटिकल एक्यूरेसी। तो असर्शन वेरीफाई हो रही है यहाँ पर, एक असर्शन आ गई तो सब्सटेंसिव आ गया ये हमारे पास, तो ये भी सब्सटेंसिव प्रोसीजर है। अगर आपने अच्छे से टीओसी और सब्सटेंसिव प्रोसीजर प्रैक्टिस करी होगी तो ये क्वेश्चन अपनी पीस ऑफ केक है, ये भी 1 मिनट हो जाना चाहिए। तो अब इसका आंसर देखते हैं कौन सा हो सकता है, जहां पे 1 और 3 सब्सटेंसिव प्रोसीजर है और 2 टेस्ट ऑफ कंट्रोल है। तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर है। मूविंग ऑन, क्वेश्चन नंबर 3। अब क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर क्या बात कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर ही बोल रहे हैं साहब कि which of the following statement in relation to the results of trade receivable circulation is true। अब ट्रेड रिसीवेबल सर्कुलेशन के बारे में हमने पढ़ा था कि उन्होंने भेजी है, इसके अंदर हमारे 2 बैलेंसेस कम आ रहे हैं, और इसमें वो ये बोल रहे हैं कि एक इनवॉइस जो है, जो मई 28 को रेज की थी, उसके वजह से डिफरेंस आ रहा है क्योंकि हमने अपने पास रिकॉर्ड कर लिया, उसके पास अभी तक रिकॉर्ड नहीं हुई है। और एक पेमेंट उसने कर दी है जो कि हमारे पास बाई चेक करी है, हमने अपने पास उसको, हमारे पास पैसे आए नहीं होंगे, हमने अपनी बुक से माइनस नहीं किया हुआ उसको। तो ये लॉजिकल रीजन बनाता है। इसके बाद क्या है, एक बैलेंस डिस्प्यूटेड है। अगर डिस्प्यूट हुआ हुआ, झगड़ा हुआ हुआ, तो भाई डिस्क्लोजर देना लाजिम है आपके लिए नहीं है। उसकी स्टेटस क्या मालूम नहीं करोगे आप। यहाँ पे आपके पास एक रेगुलेशन आती है, एक लाजमत आती है कि भाई आपने कुछ चीज़ों को देखना है कि इन चीज़ों को हमें जो है सेट करना है या नहीं करना है, ठीक है। इसके अलावा लास्ट लास्ट में बंदा जो है उसने जवाब ही नहीं दिया। मतलब क्या है कि या तो ये फिक्टिशियस है, या फिर ये जो है भागने की पोजीशन में, या फिर कुछ मसला है यहाँ पे, गड़बड़ है। तो देखते हैं भाई कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है यहाँ पर। सबसे पहले क्या बोल रहे हैं, नो फर्दर ऑडिट प्रोसीजर नीडेड टू बी कैरिड आउट इन रिलेशन टू द आउटस्टैंडिंग बैलेंस ऑफ कोराई कंपनी एंड मीजो कंपनी। कोराई कंपनी कौन सी है भाई, कोराई कंपनी आपका बैलेंस मैच हो गया, सही है, कुछ नहीं करने की जरूरत बनती है, बात सही बोल रहे हैं बिल्कुल। क्यों, क्योंकि भैया बैलेंस मैच हो गया, आगे का रोल क्या है उसमें, आपको सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस मिल गया ना यहाँ पर। अब मीजो कंपनी में क्या है, मीजो कंपनी में आपका एक डिस्प्यूट चल रहा है, फड्डा चल रहा है। भाई फड्डे के रिगार्डिंग आपको डिस्क्लोजर कुछ ना कुछ आपको एक्टिविटी फॉलो तो लेना पड़ेगा ना यार, कि अगर मेरा ये झगड़ा चल रहा है एक बंदे से, उसकी वजह से कुछ 20,000 का अमाउंट जो है वो रुका हुआ है, 20,000 का अमाउंट रुका हुआ है, जो कि हमारे क्या करेगा, रिसीवेबल्स को इंक्रीज कर देगा, ठीक है। तो हमारा एसेट बढ़ रहा है, तो भाई हम कंफर्म तो करेंगे पोजीशन क्या है, कि आप ऐसा नहीं अभी लड़ रहे हो बाद में आके आप बेडेड कर दोगे इसको, तो भाई हमें रिकॉर्ड करना है, हमें एक्सपेंस रिकॉर्ड करना है। तो यहाँ पर आपको फॉलो अप लेना लाजिम होता है विद द केस दैट यू आर हैविंग अ ट्रेड रिसीवेबल एंड डिस्प्यूट। तो भाई पहला आंसर जो है ना, ये तो ऑटोमेटिकली आपका आया था रॉन्ग। फिर दूसरा क्या बोल रहा है, दूसरा बोल रहा है द डिफरेंस इन रिलेशन
to energy company represents a timing difference and should be agreed to a pre-air and invoice। तो एक तो ये अभी वो किस कंपनी की बोल रहा है, एनर्जी को की बोल रहा है, और एक इनवॉइस बनाई गई है और रेज कर दी गई है, ऑर्डर चेक कर लिया कि इनवॉइस बनी थी इसकी, अभी भी बनी है। तो ये एक लॉजिकल रीजन लग रहा है कि हाँ भाई यहाँ पर एक डिफरेंस है, तो इसको हम लोग जो है प्री एंड इनवॉइस से अग्री करके हम इसको आगे बढ़ा सकते हैं। ठीक है, ये चीज सही लग रही है, लेकिन अब बाकी सारी चीज तो रीड करनी है हमें। बाकी आगे क्या बोल रहा है, द डिफरेंस इन द रिलेशन टू नेक्स्ट फ्यूल कंपनी रिप्रेजेंट्स टाइमिंग डिफरेंस एंड शुड बी अग्रीड ऑन प्री एंड एयर बैंक स्टेटमेंट। भाई आपने जो है अभी चेक इशू किया है 30 मई को, हमारा एयर एंड क्या है, हमारा 1 जुलाई है। ठीक है, अभी आपने जो है, आपने 1 जुलाई पे आप खड़े हुए हैं, सॉरी 31 में आपका जो है एयर एंड है, 30 को आपने चेक इशू किया है, तो स्टैंडर्ड टाइम जो लगता है वो लगता है 3 मई, 3 दिन का फॉर अ चेक टू बी प्रोसेस्ड। भाई आपने चेक दे दिया हो तो बैंक स्टेटमेंट से वेरीफाई कैसे करूंगा, मतलब बैंक स्टेटमेंट के अंदर पैसे आएंगे तो वेरीफाई कर सकते हो ना भाई, अब तो चेक इशू किया है उससे मुझे, जब चेक इशू कर दिया तो पेमेंट थोड़ी आ गई फॉरन मेरे पास। ठीक है, पेमेंट मेड बाय चेक का मतलब ये होता है कि वो चेक आया है, मैं उसको डिपॉजिट करूंगा, फिर क्लियर होगा, उसके बाद पेमेंट आएगी, हो सकता है वो बाउंस हो जाए चेक। तो ये आपके पास पॉसिबल ऑप्शन हो सकता है। तो ये चीज तो मुझे समझ नहीं आती भाई कि आप जो है बैंक स्टेटमेंट से कर लो, तो ये आंसर आपका जो है गलत है। फिर आ जाए, ड्यू टू non-reply, the balance with Infinity Company cannot be verified and a different customer balance should be selected as circulation। तो मतलब आप ये बोल रहे हैं इसके अंदर कि एक बंदे ने जवाब नहीं दिया है, तो उसको छोड़ के आगे बढ़ो, दूसरा देख लें जो जवाब दे। भाई हो सकता है ये फ्रॉड हो सकता है ये फिक्टिशियस हो सकता है आपने ये बनाया हो, फैब्रिकेटेड हो, तो इसको आप इग्नोर कर दोगे। आपके सामने एक मटेरियल मिसस्टेटमेंट का चांस आ रहा है, एक मिसस्टेटमेंट का चांस आ रहा है, आप उसको इग्नोर कर रहे हो कि भाई ये तो छोड़ दो, इसको आगे बढ़ाओ। ऐसा नहीं हो सकता। अगर ये अमाउंट मटेरियल है, अगर ये अमाउंट मटेरियल है और ये आपके पास सैंपल में आ रहे हैं, तो भाई उनको चेक करना लाजिम है, इनको ज्यादा वर्क करना है आपको। अगर इसने जवाब नहीं दिया है तो उसको ज्यादा ज्यादा फोकस करना पड़ेगा, इसमें ज्यादा ऑडिट प्रोसीजर अप्लाई करने पड़ेंगे, छोड़ थोड़ी सकते हैं उसको। वो छोड़ने का मतलब ये है कि आपने अपनी डिटेक्शन रिस्क को क्या कर दिया, इंक्रीज करके। ठीक है, तो ये भी आपका रॉन्ग आंसर। तो बचता है भाई हमारे पास बी, ये हमारा सही आंसर है। ठीक है जी, उम्मीद है ये चीजें समझ आई होंगी। मूविंग ऑन टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें क्या बोल रहे हैं, इसमें बोल ही रहे हैं कि which of the following strategy should give an auditor strongest assurance as to the existence of trade receivable at the end in the company with weak internal controls। इंटरनल कंट्रोल वीक है तो भाई जो भी चीज इंटरनल कंट्रोल के थ्रू आ रही होगी, कंपनी के अंदर से आ रही होगी, आप अपने दिमाग में रख लेना भाई इंटरनल कंट्रोल वीक है, मतलब क्या है, हमारे अंदर के निजाम खराब है, अंदर से जो भी आ रहा होगा वो खराब चीज होगी। दरअसल कंपनी के अंदर से जो भी जनरेटेड डॉक्यूमेंट्स होंगे वो हमारे मसले वसाइल वाले हैं, उसमें गलतियां हो सकती हैं, तो आप स्ट्रॉन्गेस्ट एविडेंस देख रहे हो। बेस्ट एविडेंस कौन सा होगा, बेस्ट एविडेंस आपको देखना है यहाँ पर, ऑप्शन रीड्स करेंगे। देखो नॉर्मली क्या होता है कि अगर आपके इंटरनल कंट्रोल वीक है तो आपके इंटरनल जनरेटेड डॉक्यूमेंट्स को हम लोग ज्यादा कंसिडर नहीं करते, उनको लास्ट रिजॉर्ट पर रखते हैं कि बाद में देखेंगे उनको। पहले हम कोशिश करते हैं कि अपनी तरीके से खुद से कुछ ऑडिट एविडेंस जनरेट कर सकें। अब खुद से एक ऑडिट एविडेंस जनरेट करना मतलब ये है कि उसकी बेस देखना, कंफर्मेशन देखना। एक कंफर्मेशन एक हमारे पास एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है जिसको हम यूज कर सकते हैं। या फिर एनालिटिकल प्रोसीजर कर लो या आप कंफर्मेशन कर लो। एनालिटिकल प्रोसीजर मसला ये है कि भाई आपके पास जो है लास्ट ईयर का डेटा भी गलत होगा, अगर आपके पास इंटरनल कंट्रोल्स वीक है लास्ट ईयर का डेटा गलत होगा, और इस ईयर का भी गलत हो सकता है, दोनों चीजों में मसले आ सकते हैं। तो आप क्या कर सकते हो, एक रिलायबल ऑप्शन ये है कि भाई हम लोग जो है थर्ड पार्टी को कंफर्मेशन भेजें और वो हमें रिवर्ट कर दे, भाई इतना बैलेंस बचा हुआ है मेरा रेंट का। तो इसके थ्रू हम लोग क्या है, एक अच्छा स्ट्रॉन्ग एविडेंस दे सकते हैं कि भाई थर्ड पार्टी ने खुद से कंफर्म किया है, तो वो तो जो है वीक नहीं है ना, उसके कंट्रोल तो सही होंगे, उसके कंट्रोल सही होने की वजह से हमारे पास जो आंसर आएगा वो सही आ रहा होगा। तो देखते हैं क्या ऑप्शन दिए गए। पहला ऑप्शन है कैरी आउट अ पॉजिटिव सर्कुलेशन ऑफ रिसीवर बैलेंस इन रिस्पेक्ट टू द एयर इन बैलेंस। तो सही लग रहा है ये कुछ। पॉजिटिव बैलेंस का मतलब क्या होता है, पॉजिटिव कंफर्मेशन भेजने का मतलब ये होता है कि आप जो है सामने वाली पार्टी से बोलें कि या तो आप बैलेंस लेके दे देंगे उनको, आप बोलेंगे सर आपका येस और नो जवाब दे दें, या आप बैलेंस नहीं लेके देंगे और उनको बोलेंगे आप बैलेंस लिख के भेज दें क्या कितना बचा हुआ है आपका, ताकि हम उससे क्या करें, अपने बुक्स को टैली कर लें, क्रॉस चेक कर लें। तो पॉजिटिव कंफर्मेशन एक अच्छा ऑडिट एविडेंस हो सकता है बिल्कुल। फिर आप बोलो कैरिंग आउट नेगेटिव सर्कुलेशन ऑफ रिसीवेबल बैलेंस इन द एयर एंड बैलेंस। भाई नेगेटिव कंफर्मेशन तो आप भेज ही नहीं सकते,
नेगेटिव कंफर्मेशन तभी भेजते हैं जब हमारे इंटरनल कंट्रोल क्या होते हैं, स्ट्रांग होते हैं, या इंटरनल कंट्रोल तो वीक है। तो आपकी जो कंडीशंस बनती थी, तो कंडीशंस दी गई थी जिनको सबको ट्रू होना लाजिम था, आप उन कंडीशन पे खरे नहीं उतर रहे। आपके पास जो है कंडीशन जो है वो खरे नहीं उतर रहे हैं, उस पर आप उस पर नहीं आ रहे हैं, तो आपकी ये सर्कुलेशन नहीं हो सकती। तो नेगेटिव कंफर्मेशन आपकी जो है तभी मिल सकते हैं जब इंटरनल कंट्रोल स्ट्रांग होंगे। तो ये ऑप्शन तो आपका हो जाता है क्रॉस आउट। ठीक है जी। फिर आते हैं हमारे पास तीसरे पे। तीसरा ऑप्शन क्या बोलता है? तीसरा ऑप्शन बोलता है कंफर्मिंग रिसीवेबल बैलेंस बाय अग्रीइंग टू सेल इनवॉइसेस, ऑथराइज डिलीवरी नोट्स एंड वैलिड ऑर्डर्स। तो क्या बोल रहे हैं? कंफर्मिंग रिसीवेबल बैलेंस बाय अग्रीइंग टू सेल्स इनवॉइसेस। आप सेल इनवॉइस से क्या करो, अपने रिसीवेबल बैलेंस को कंफर्म कर लो। ठीक है। और ऑथराइज डिलीवरी नोट्स एंड वैलिड ऑर्डर्स। अब ये सारे डॉक्यूमेंट जो बने हुए, ये सारे डॉक्यूमेंट बने हुए हैं, वो इंटरनली बने हुए हैं। बिल्कुल। इंटरनली अगर बने हुए हैं तो भाई इसके अंदर वैसे ही उसने बोल दिया इंटरनल कंट्रोल से वीक है आपके। तो इन डॉक्यूमेंट्स के अंदर फ्रॉडलेंट मिसस्टेटमेंट या फ्रॉडलेंट रिप्रेजेंटेशन का चांसेस बहुत ज्यादा है। मिसस्टेटमेंट बहुत ज्यादा हो सकती है। इनको तो भाई पहली सोर्स से साइड करो। ये तो हो ही नहीं सकता। फिर आते हैं आखिरी ऑप्शन पे। कंफर्म दैट अ क्रेडिट वर्दीनेस चेक इज कैरिड आउट बाय द क्रेडिट कंट्रोलर फॉर ऑल योर कस्टमर्स। आपके पास इंटरनल कंट्रोल वीक है। ठीक है। अब हमने कंफर्म क्या करना है कि भाई पैसे सामने वाला देगा या नहीं देगा, रिसीवेबल्स को कंफर्म करना है। तो रिसीवेबल को कंफर्म करने के लिए क्रेडिट वर्दीनेस हमारे पास कंट्रोल चेक करता है। ये कंट्रोल चेक कर रहा है कि आपने किया या नहीं किया। सब्सटेंशियल प्रोसीजर नहीं है ये। ठीक है। जब कंट्रोल है तो सब्सटेंशियल प्रोसीजर कैसे, ये आपके रशियन का सेटिस्फाई कर दें। क्रेडिट चेक किया है तो भाई इससे थोड़ी पता चलेगा कि एग्जिस्ट करता है, जिंदा है या नहीं। भाई आपके अगर क्रेडिट चेक करा था आपने, तो उससे इस पर्टिकुलर सिचुएशन के अंदर ये नहीं बोल सकते आपके इसका एविडेंस ले लो कि हमारा जो पर्टिकुलर बंदा है एग्जिस्ट करता है नहीं करता है। ये आपका टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स है, सब्सटेंशियल प्रोसीजर नहीं पहली चीज। अगर चलो आप इस बात को भी देखते हो, लेकिन आपके इंटरनल कंट्रोल भाई वीक है। अगर आपने रिकॉर्डिंग करी होगी तो इंटरनली आपका सिस्टम इतना वीक है कि हम उसके एविडेंस पे रिलाय नहीं कर सकते। तो ये ऑप्शन जो है आपके पास एक वीक एविडेंस के फॉर्म में आएगा। तो बचता है हमारे पास ऑप्शन है जो कि बोलते हैं पॉजिटिव कंफर्मेशन भेजिए टू द थर्ड पार्टी, ताकि आप वेरीफाई कर सकोगे वो भाई बैलेंस जो है आपका क्या है, और आपका जो थर्ड बंदा है वो आपको बैलेंसेस में हेल्प कर सके। डायरेक्टली ऑब्टेन ऑडिटर के पास कंपनी के लेटर पे जाए तो आपकी ईजी हो जाएगी। बात है लास्ट क्वेश्चन ऑफ आर केस नंबर 2। इसमें रेफरेंस क्या दे रहे हैं? रेफरेंस ये दे रहे हैं कि हिगारी हैज सोर्स एक्सटर्नल फाइनेंस फॉर फर्स्ट टाइम ड्यूरिंग द ईयर। The draft financial statement show non-current liabilities in relation to loan finance of 0.25 million। ये बोल रहे हैं कि 0.25 मिलियन का आपके पास क्या है, लोन फाइनेंस ले लिया आपने, पहली दफा लिया है। ठीक है। तो आपने रिकॉर्ड किस तरह किया होगा, ये सारी चीजें देखनी इसमें। अगर लोन दिया हुआ है तो हमारे पास नॉन करंट लायबिलिटी आ गई होगी डेबिट, कैश आ गया होगा क्रेडिट, सॉरी उल्टा बोल दिया मैंने, कैश आ गया होगा डेबिट, और नॉन करंट लायबिलिटी हमारे पास आ गई क्रेडिट हो गई होगी। तो ये रिकॉर्डिंग हमारी इनिशियल हुई होगी। ठीक है। अब इसमें बोल रहे हैं विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसीजर शुड बी परफॉर्म टू कंफर्म द लोन लायबिलिटी बैलेंस एट द ईयर एंड। ईयर एंड पे क्या करना है, लोन लायबिलिटी का बैलेंस देख। ठीक है। तो पहली दफा हमारे पास आ रहा है, देखने इसमें क्या हो रहा है। रिव्यू द डायरेक्टर्स बोर्ड मिनट्स फॉर एविडेंस अप्रूवल ऑफ एक्सटर्नल फाइनेंस। सही। एक बात करेंगे, एक्सटर्नल फाइनेंस को कंफर्म करने के लिए। ठीक है। तो हम लोग जो है इसको देख सकते हैं, कुछ लग रहा है इसमें कुछ। बाकी ऑप्शन क्या बोलते हैं, अग्री द लोन पेमेंट्स रिकॉर्डेड इन जनरल लेजर टू बैंक लोन स्टेटमेंट टू कंफर्म द अमाउंट हैज बीन रीपेड। अग्री द लोन payments recorded in the general ledger to bank statement to confirm the amount that has been repaid। मतलब क्या बोल रहे हैं कि भाई हमने लोन जो दिया था, ठीक है, उसमें से हमने कुछ ना कुछ रिपेमेंट करी हुई होगी। उसके हिसाब से अगर हम देखें तो उसके हिसाब से हमारे पास जो है कुछ ना कुछ बैलेंस आ रहा होगा बैंक स्टेटमेंट के अंदर। देख सकते हैं इसको भी। अग्री द एयर एंड लोन लाइबिलिटी बैलेंस टू द बैंक कंफर्मेशन लेटर। अग्री द एयर एंड लोन लाइबिलिटी बैलेंस टू द बैंक कंफर्मेशन लेटर। और फोर्थ बोल रहा है कंपेयर लोन लाइबिलिटीज एट द एंड ऑफ द ईयर बैलेंस इन द प्रीवियस ईयर। अच्छा देखो, अब एक चीज सबसे पहला जो है इसने बोला है कंपेयर करने आप पिछले साल से। भाई पिछले साल तो लोन था ही नहीं हमारे पास। पिछले साल तो लोन था ही नहीं हमारे पास। यहाँ पे कंपेयर कैसे करेंगे? तो पहली चीज आपकी, पहली नंबर 4 तो डायरेक्टली आपका होता है रॉन्ग। ठीक है। जो चीज बिल्कुल ही लॉजिक में बना रही है उसको आप फौरन फौरन साइड पे क्या करें, इसको आपने यूज ही नहीं करना। ठीक है।
फिर आगे क्या बोल रहे होंगे? अब नंबर 2 जो है, अग्री द लोन पेमेंट्स रिकॉर्डेड इन द जनरल लेजर इन द बैंक स्टेटमेंट टू कंफर्म द अकाउंट दैट हैज बीन रिपेड। भाई आपका कुछ ना कुछ यहाँ पर क्या है, बैलेंस के रिगार्डिंग कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन जरूर आ रही है। प्रोसीजर तो है ये पूरा पूरा, प्रोसीजर पूरा पूरा है ये। तो ये मुझे नंबर 2 सही लग रहा है। फिर अग्री द एयर एंड बैलेंस टू लोन लाइबिलिटी बैलेंस टू कंफर्म विद द बैंक कंफर्मेशन। तो आपने लोन को कर लिया, कंफर्म कर लिया बैंक बैंक के साथ। तो अब जब लोन के अमाउंट को अपनी बुक्स को बैंक कंफर्मेशन लेटर से आपने कंफर्म कर लिया, तो ये ऑडिट प्रोसीजर है हमारा, तो बिल्कुल यही है। नंबर 1 क्या बोले, रिव्यू डायरेक्टर बोर्ड मिनट्स फॉर एविडेंस ऑफ अप्रूवल ऑफ एक्सटर्नल फाइनेंस। अप्रूवल का जब वर्ड आ जाता है तो हमें हमें पता है ये है बेसिकली टीओसी। तो टीओसी तो चेक ही नहीं करना है आपको, टीओसी चेक ही नहीं करना, हमें चेक करना है सब्सटेंशियल प्रोसीजर। तो ये आंसर हमारा गलत है। तो इन द लाइट ऑफ द आंसर्स गिवन, हमारे पास 2 एंड 3 करेक्ट है, जो कि आंसर बनता है डी। उम्मीद है ये चीजें समझ आएंगी किस तरीके से लेके चल रहे हैं। देखो कोई भी क्वेश्चन अगर समझना हो, अटेम्प्ट करना हो, तो सबसे पहले क्वेश्चन को ब्रेक करना है। यहाँ पर हमारा दूसरा क्वेश्चन भी खत्म हो जाता है। ठीक है, उम्मीद है ये लेक्चर्स, ये कंप्लीट क्वेश्चन जो हम इस तरह सॉल्व किस तरीके से लेके चलने की कोशिश करिए, समझ आएगी आपको। मोस्टली देखें इसके अंदर सब्सटेंशियल प्रोसीजर जनरल बेसिस पे आना। यहाँ पर आपके स्पेसिफिक एरियाज के अंदर आपके पास थोड़ी बहुत कैलकुलेशन की बेस पे चीजें आई हैं, लेकिन ज्यादातर सब्सटेंशियल प्रोसीजर और टीओसी के बीच डिफरेंस आया है। ठीक है, लोग बहुत ज्यादा कंफ्यूज करते हैं। टीओसी का और सब्सटेंशियल का डिफरेंशिएट करना आना बहुत जरूरी है आपके लिए, तो आपको पता चल सके कि भाई हमारे पास जो है इंटरनली क्या चीजें हो रही है, और ऑडिटर खुद क्या करते हैं अपनी बेसिस के ऊपर अपने एविडेंस निकालने की क्या चीजें कर रहे हैं, वो सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। एथिक्स का पहला क्वेश्चन आ गया था हमारे पास, दूसरा सब्सटेंशियल का आ गया। आप देखेंगे इंशाल्लाह आगे कि नेक्स्ट क्वेश्चन 3 किस बेस पे आता है। तब तक enjoy learning. This is the third question of section 8। जैसे पहले बताया था सेम प्रोसीजर फॉलो करते हैं हम लोग। पहले क्वेश्चन पढ़ लेंगे ताकि आइडिया हो जाए, उसके बाद फिर हम लोग जाएंगे अपने केस की तरफ। विद रेफरेंस टू ऑडिटर रिपोर्ट extract prepared by Sakura company, identify whether each of the following statements are true or false। अब इस Sakura कंपनी की एक ऑडिट रिपोर्ट आई है, उसको हमें तोड़ना है यहाँ पर। तो देखते हैं भाई क्या रिपोर्ट आ गई है। पहले सिनेरियो पढ़ना पड़ेगा हमें इसके लिए। इट इज जुलाई 2005, यू आर एन ऑडिट मैनेजर इन टाइटनीज कंपनी रिस्पॉन्सिबल फॉर द ऑडिट ऑफ एथिस ड्रिल कंपनी फॉर द ईयर एंड 31st March 2005। द फाइनल स्टेटमेंट शो प्रॉफिट बिफोर इनकम टैक्स एट 11 मिलियन। सो पीबीटी जो है हमारा वो आ रहा है 11 मिलियन का। द ऑडिट फॉर द ईयर एंड नियरिंग कंप्लीशन एंड सेवरल मैटर्स हैव बीन हाईलाइटेड टू योर अटेंशन एज ऑडिट सीनियर। भाई कुछ मसले दिख गए हैं आपको। The matter have been discussed with the management who have confirmed that these will not be adjusted in the financial statement। भाई ये चीजें एडजस्ट नहीं होंगी फाइनेंशियल स्टेटमेंट। एडजस्ट नहीं होंगे मतलब हमारे पास क्या है, गड़बड़ है कुछ में। क्या है? इन February 2005 a major customer went into administration मतलब liquidation। There was a balance of 2.5 million owing to Ather from this customer which is still included in trade receivables। तो भाई 2.5 बिलियन के हमारे अब यहाँ पे साइड पे लिखना स्टार्ट करना है, लिखना हमारे स्टार्ट जरूर करना है फॉरी फॉरी। तो ट्रेड रिसीवेबल्स ओवर स्टेटेड है बाय 2.5 मिलियन। ठीक है जी, अब आगे देखते हैं। अ कोर्ट केस बिगैन इन जनवरी involving ex employee who is suing Ather company for unfair dismissal। डिसमिसल पहले हुआ होगा तभी उन्होंने बाद में सू किया है। लॉयर एस्टिमेट दैट damages of 15,000 आर probable to be paid। ये probable है। The financial statement include a note describing the court case and quantifying the potential damage, but no adjustment had been made, including the financial statements। मतलब कि भाई फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एक नोट जरूर डालते हैं जो कोर्ट केस के रिगार्डिंग है, लेकिन उसमें एडजस्टमेंट कोई नहीं करे। एडजस्टमेंट क्या करना चाहिए भाई, अगर प्रोबेबल है, हाई चांसेस है, तो आपने क्या करना है, आपने एक प्रोविजन रिकॉर्ड कर लेना है, या आपने एक डिस्क्लोजर देना ही देना है। तो आपने ये चीज तो करनी है ना भाई, या आपने ये नहीं करी है इसमें। ठीक है, तो Sakura has produced a draft audit report, extract below दिया हुआ है। Independent audit report to the directors of ethical company। एक सेकंड, ये क्या मजाक है भाई?
आपको जो रेलेवेंट दिया हुआ है, देखो कॉन्टेक्स्ट में किसको बताया है, रेफर किसको किया हुआ है। भाई ऑडिट रिपोर्ट तो मेरे ख्याल से हमारे पास जाती है शेयर होल्डर को है। ऑडिट रिपोर्ट तो शेयर होल्डर को जाती है, डायरेक्टर को कैसे दे दिया, डायरेक्टर दे नहीं सकते, तो ये तो गड़बड़ है कुछ। बेसिस फॉर ओपिनियन एंड डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन, वी हैव परफॉर्म आवर ऑडिट बेस्ड ऑन द मटीरियलिटी ऑफ 0.82, 0.82 मटीरियलिटी है, ठीक है, तो लिख देते हैं मटीरियलिटी 0.8, तो ये अमाउंट मटीरियल है हमारे में, ठीक है। Our audit procedure have proven conclusively that the trade receivable are material misstated. The finance director, the company has refused to make an adjustment to write off a significant trade receivable balance. In our opinion, the finance statements are materially misstated and therefore we express a disclaimer of opinion. अब इस पैराग्राफ के अंदर मुझे दो गलतियां आइडेंटिफाई होती है, दो चीजें समझ आ रही है। सबसे पहले कि भाई यहाँ पर आपने ओपिनियन बाद में दिया हुआ है, एक्सप्लेन पहले किया हुआ है उसको। भाई आप ओपिनियन तो बताओ पहले अपना। तो यहाँ पर गलती क्या दिख रही है कि बेसिस, कि हमारा जो ओपिनियन कम्स फर्स्ट, फिर उसकी आप रीजनिंग दोगे ना, मैं आपको बोलता हूँ कि आपका आंसर जो है उसको मैं एक्सप्लेन करता हूँ, मैं मार्क्स नहीं बताता। आप बोलो सर मार्क्स तो बताओ ताकि मैं चेक तो करूँ कि किस हिसाब से चेक करना है, मैं ज़्यादा सही है तो मैं क्यों सुनूँ आपकी मार्क्स। मैं अपना आंसर लिखा मतलब मेरी नॉलेज अप टू डेट है। आपको मैं मार्क्स नहीं बता रहा, आपको बोल रहा हूँ कि भाई ये ना इसी तरीके से होता है। तो आप बोलोगे सर पहले ग्रेड दे दो मुझे, मैं बाद में देख लूंगा इसको। तो यहाँ पर यही हो रहा है कि उसने समझा दिया है कि हुआ क्या है, हमने करा क्या है, उसने ये नहीं समझाया कि आपका आउटकम क्या निकला है इसका। आउटकम तो बताओ पहले आपको, ओपिनियन कम्स फर्स्ट, फिर बेसिस आती है, ठीक है। एक गड़बड़। दूसरा मैंने बोला हुआ है कि भाई मटेरियल में स्टेटमेंट है और उसकी वजह से आपने क्या किया हुआ, डिस्क्लेमर ओपिनियन दिया हुआ है। भाई ये तो अलग ही चीज लेकर आ रहा है। हमने जहाँ तक पढ़ा था, हमने अपने कोर्स में पढ़ा था इसको, तो हमने देखा था कि आपके ऑडिट जब ओपिनियन को मॉडिफाई कर रहे होते हैं या चेंज कर रहे होते हैं, क्वालिफाई कर रहे होते हैं, क्वालिफाइड ओपिनियन दो ही वजह से होता है, ठीक है। ओपिनियन जो है दो वजह से हमारा क्या होता है, मॉडिफाई होता है, मतलब चेंज होता है। एक है हमारे पास मटेरियल में स्टेटमेंट की वजह से, एमएम से लिख रहा हूँ, एक होता है हमारा स्कोप लिमिटेशन ग्राफ से, मैं इसको ऐसे लिखता हूँ, ठीक है। मटेरियल स्टेटमेंट क्या है, मटेरियल स्टेटमेंट को डिस्क्राइब करने के लिए तीन चीजें हम बोल सकते हैं। किन तीन चीजों की वजह से मटेरियल स्टेटमेंट आती है, सैड की वजह से आती है। और हमारे पास एसएल किन तीन वजह से आता है, ये आता है एलसी स्क्वायर की वजह से। अभी सैड और एलसी स्क्वायर, सैड मतलब सूटेबल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इज नॉट चूजिंग, आपने सही अकाउंटिंग स्टैंडर्ड उठाया नहीं। चलो अगर आपने उठा लिया है तो एप्लीकेशन ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इज नॉट करेक्ट, ये हमारा रिप्रेजेंट करता है एप्लीकेशन को। फिर आता है डिस्क्लोजर, नो और इनकम्प्लीट डिस्क्लोजर इज प्रोवाइडेड विद इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। तो इन तीन वजूहात की वजह से हमारे पास मटेरियल स्टेटमेंट आया था। और इनका ओपिनियन जो होता है, अगर हमारे पास मटेरियल होगा तो हम देते हैं क्वालिफाइड, और मटेरियल प्लस परवेजिव होगा तो हम देते हैं एडवर्स, ठीक है जी। अब दूसरा है एलसी स्क्वायर। एलसी स्क्वायर क्या बोलता है भाई, एक एल से मतलब लिमिटेशन इम्पोज बाय द एंटिटी, मतलब एंटिटी ने जो है आपको काम करने नहीं दिया। स्कोप लिमिटेशन का बेसिकली मतलब क्या होता है कि आपके पास जो है मेनली मैनेजमेंट ने, आप मैनेजमेंट के टाइमिंग की वजह से आप अपना काम कर ही नहीं सके हो, आप कुछ प्रोसीजर अप्लाई नहीं कर सके हो, एविडेंस ऑब्टेन ही नहीं कर सके हो। तो इसकी वजह से आप आगे बता नहीं सकते हो क्या ये चीज़ सही है या गलत है, ठीक है। तो हम किन तीन वजह से होता है, मेनली होता है तीन वजह से कि भाई लिमिटेशन इम्पोज बाय एंटिटी, एंटिटी आपको माल नहीं पहुंचा रही है, डेटा नहीं दे रही है, एक्सेस नहीं दे रही है, तो यस दबा सकता है। एक होता है सर्कमस्टांसेस बियॉन्ड द कंट्रोल ऑफ एंटिटी, मतलब एंटिटी की भी ऐसी पोजीशन है कि वो भी कुछ नहीं कर सकते, आपको डेटा प्रोवाइड ही नहीं कर सकते, तो उनकी कंपनी का डेटा चल चुका है, आग लग गई थी, सीज हुआ हुआ है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, बहुत सारी चीजों से। या तीसरी, सर्कमस्टांसेस ड्यू टू द टाइमिंग एंड एक्सटेंट ऑफ वर्क बाय द ऑडिटर, मतलब कि भाई इस टाइम के ऊपर ऑडिटर जो आया है उसकी टाइमिंग की वजह से, उसके काम की लिमिटेशन की वजह से वो ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन नहीं कर सका है, जैसे इन्वेंट्री काउंट्स हो सकता है एक्सेट्रा, ठीक है। तो इससे क्या होता है, अगर एलसी स्क्वायर आता है आपके पास, एलसी स्क्वायर के अंदर अगर मटेरियल होगा तो क्वालिफाइड ओपिनियन देंगे, और मटेरियल प्लस परवेजिव होगा तो हम क्या देंगे, डिस्क्लेमर ओपिनियन देंगे। अब होशियार बंदे का ना यहाँ पे दिमाग ले जाना चाहिए।
भाई सर बोल रहे हैं कि यहाँ पर अगर आपके पास सैड है और मटेरियल है तो क्वालिफाइड होना चाहिए, मटेरियल में स्टेटमेंट है और आपके पास जो है मटेरियल है तो क्वालिफाइड भी होना चाहिए, मटेरियल प्रिविलेज तो एडवर्स होना चाहिए। यहाँ पर ऐसे डिस्क्लेमर कैसे दे दिया? भाई यहाँ पे डिस्क्लेमर ओपिनियन आना ही नहीं चाहिए था, पहली पहली चीज तो, क्योंकि ये इवेंट जो है, एक इवेंट एक चीज है जहां पर गड़बड़ है, एक चीज इसने हाईलाइट की हुई है जिसमें गड़बड़ है, तो मतलब ये है कि हमारा अमाउंट मटेरियल है लेकिन पूरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट से फैला हुआ नहीं है, मतलब परवेजिव नहीं होगा ये। परवेजिव नहीं है तो मतलब ये है कि इसके ऊपर आप डिस्क्लेमर या एडवर्स वाला ऑप्शन तो यूज कर ही नहीं सकते हो। ये दो ऑप्शन आपके कट जाते हैं, बचा क्वालिफाइड का ऑप्शन। और क्वालिफाइड भी आपका इस वजह से है क्योंकि आप मटेरियल स्टेटमेंट है, आपको स्कोप लिमिटेशन थोड़ी है, आपने काम कर लिया है और मैनेजमेंट ने बाद में काम आगे, अब जो एडजस्टमेंट है वो करने से मना कर दिया, तो मटेरियल स्टेटमेंट आपकी आ रही ड्यू टू सैड। तो आप क्या करोगे कि आप जो है यहाँ पर क्वालिफाइड ओपिनियन इशू करोगे, डिस्क्लेमर नहीं दोगे। ठीक है जी, तो ये हमारे पास एक और मसला आ गया था। फिर यूएमपी, यूएमपी दिया हुआ है उन्हें, यूएमपी के अंदर क्या बोलते हैं, UNP is facing a legal claim or account of 15,000 from the ex-employee. In our opinion, this amount should be recognized as a provision, but this is not included in the statement of financial position. We draw your attention to this breach, the relevant IFRS. तो उन्होंने यूएमपी के रिगार्डिंग भी बता दिया। अब इसमें आंसर पहले सिनेरियो पे आ जाओ, फिर आप क्वेश्चन पे आ जाओ, क्या बोलते हैं। पहला बोल रहा है द बेसिस फॉर ओपिनियन एंड ओपिनियन पैराग्राफ शुड नॉट बी कंबाइंड एंड द बेसिस ऑफ ओपिनियन पैराग्राफ शुड बी प्लेस्ड बिफोर द ओपिनियन पैराग्राफ। मतलब पहली बात तो यहाँ तक जो है ना, द बेसिस ओपिनियन शुड नॉट बी कंबाइंड, यहाँ तक तो सही बोल रहा है, लेकिन यहाँ से पट्टी से उतर गए, नीचे उतर गए। यहाँ से बोल रहे हैं बेसिस ओपिनियन पहले दे दो और ओपिनियन बाद में दे दो। भाई अगर आप मुझे बोल रहे हो कि मैं आपको वजह पहले बताऊंगा और ओपिनियन बाद में बताऊंगा आपको, तो ये तो उल्टी बात कर दी आपने। कभी भी हमारा बेसिस ऑफ ओपिनियन ओपिनियन से ऊपर नहीं आता है, तो स्टेटमेंट आपकी क्या हो जाती है, फॉल्स हो जाती है। आ जाए नेक्स्ट पे, नेक्स्ट पे क्या बोल रहे हैं, नेक्स्ट पे बोल रहे हैं द टाइटल एंड एड्रेसी इन द एक्सट्रैक्ट ऑफ द फाइनेंशियल रिपोर्ट इज करेक्ट। भाई टाइटल और एड्रेसी, टाइटल एड्रेसी दोनों बताते हैं यहाँ पर। ठीक है, आपने लिखा हुआ है यहाँ पर, क्या लिखा हुआ है, इंडिपेंडेंट ऑडिटर्स रिपोर्ट। इंडिपेंडेंट ऑडिटर रिपोर्ट नहीं होती भाई, यहाँ पर आपने कंपनी का नाम लिखना है, ऑडिट रिपोर्ट ऑफ द रेलेवेंट कंपनी लिखना है, और एड्रेस करना है अपने शेयर होल्डर को, डायरेक्टर को नहीं। दोनों चीजें कर देते हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर आपका जो आंसर है वो भी फॉल्स हो जाता है। तीसरा बोल रहा है इफ emphasis of matter paragraph is required to be added in the audit report, it will be placed before the basis of opinion paragraph to provide appropriate context of the auditor's opinion। भाईजान, ऑडिटर ने ओपिनियन दिया है, ओपिनियन की जो वजह है वो बेसिस में आती है, और बेसिस में जो बताया जा रहा है उसको फर्दर पैराग्राफ्स में डिस्क्राइब किया जाता है। तो आप अगर आपको ये बंदा बोल रहा है कि आप एक काम करो अपना ओपिनियन दे दो, ओपिनियन की वजह नहीं बताओ, ओपिनियन का एरिया नहीं बताओ, आप सिर्फ बता दो कि जो वजह है उसको और एक्सप्लेन कर दो, तो आपको समझ आएगी वो चीज़। कभी भी समझ नहीं आएगी। आपका ऑडिट ओपिनियन के बाद फौरन आता है बेसिस ओपिनियन, उसके बाद कुछ और आप ऐड कर सकते हो, सब्ट्रैक्ट कर सकते हो, बेसिस ओपिनियन से पहले कुछ भी नहीं आएगा आपके पास। तो ये स्टेटमेंट भी आपकी हो जाती है फॉल्स। तो ये तीनों स्टेटमेंट आपकी फॉल्स हो गई। अच्छा जी, अब आ जाए आगे दूसरे एरिया के ऊपर। इसके अंदर क्या बोलते हैं, इसके अंदर बोला जा रहा है कि which of the following statements have been incorrectly included in the basis of opinion and disclaimer of opinion section in draft audit extract। भाई इनमें से कौन सी चीजें हैं जो पे हमारी गलत लिखी गई हैं इन द ऑडिट ओपिनियन, देखते हैं। वी हैव परफॉर्म्ड आवर ऑडिट बेस्ड ऑन मटीरियलिटी लेवल ऑफ 0.82। अच्छा, ठीक है। नेक्स्ट, द आवर ऑडिट प्रोसीजर हैव बीन प्रूवन कंक्लूसिवली दैट ट्रेड रिसीवेबल्स आर मटेरियल मिसस्टेटेड। ठीक है, कि हमने जो है ऑडिट एविडेंस कंक्लूसिवली निकाल लिया है, कंक्लूसिवली निकाल लिया है आपने, और बोल रहे हो आप कि हमारे पास जो है मिसस्टेटमेंट आई हुई है। ठीक है, तीसरी स्टेटमेंट बोल रहा है द फाइनेंस डायरेक्टर एचआर कंपनी हैज रिफ्यूज टू मेक एन एडजस्टमेंट टू राइट ऑफ अ सिग्निफिकेंट ट्रेड रिसीवेबल बैलेंस। अब पहले उन्होंने क्या बोल दिया है, पहले उन्होंने बोल दिया है कि मटीरियलिटी बता दी। ठीक है, पहले उन्होंने मटीरियलिटी बता दी, तो ये तो आनी नहीं चाहिए थी कभी भी। मटीरियलिटी आप इसके अंदर डिस्क्लोज नहीं कर रहे होते नॉर्मली, आप इसमें नहीं बताओगे कि भाई यहाँ पर हमारे पास अमाउंट क्या है, क्या चीजें आ रही हैं। ठीक है,
तो पहली स्टेटमेंट आपकी जो है इनहेरेंटली गलत है। अब पहली स्टेटमेंट जो है इनकरेक्ट चाहिए, क्योंकि ये ड्राफ्ट है जिसमें आप मटीरियलिटी बताकर अभी आपने को फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रोवाइड नहीं कर दी। अब अगर ड्राफ्ट हम दे रहे हैं और ड्राफ्ट में मटीरियलिटी बता दूं मैं, तो ड्राफ्ट के अंदर अगर मटीरियलिटी आती है तो क्या एडमिन हमारी मैनेजमेंट वाली कुछ चेंजेस नहीं कर सकती जो हमारे कुछ थ्रेशोल्ड्स को मटीरियलिटी के नीचे ले आए और चीज़ों को हटा दें? तो ड्राफ्ट में ये चीज़ ऐड नहीं होती, ये होती है मेन ऑडिट रिपोर्ट के अंदर ऐड। नेक्स्ट क्या बोलते हैं, नेक्स्ट बोल रहे हैं कि आर ऑडिट प्रोसीजर है प्रूवन कंक्लूसिवली। प्रूवन कंक्लूसिवली मतलब क्या है, क्या एब्सोल्यूट एश्योरेंस दे रहा है? ये चीज इंप्लाई कर रही है कि आपके ऑडिट प्रोसीजर ने कंक्लूसिव एविडेंस दे दिया। मतलब क्या है कि आपके ऑडिट जो आपका प्रोसीजर है उसने एविडेंस दे दिया आपको जो एब्सोल्यूट एश्योरेंस देता है। भाई एब्सोल्यूट एश्योरेंस तो कोई दे ही नहीं सकता। तो ये चीज जो है हमारी रिपोर्ट के अंदर नहीं आनी चाहिए। ये चीज हम लिख ही नहीं सकते रिपोर्ट के अंदर, क्योंकि मिसलीड कर रहा है हमारे इसको, स्टेक होल्डर्स को। द फाइनेंस डायरेक्टर ऑफ अदर कंपनी हैज रिफ्यूज टू मेक एन एडजस्टमेंट टू राइट ऑफ सिग्निफिकेंट ट्रेड रिसीप्ट। अब आप क्या बोल रहे हो, फाइनेंस डायरेक्टर एक बंदे का नाम ले लिया आप, तो ये अलाउड नहीं होता है, ये इम्प्रोफेशनल कहा जाता है। आपने रेफर करना है मैनेजमेंट के किसी भी बंदे को बाय द नेम ऑफ मैनेजमेंट, नॉट एनीवन एल्स। तो आपने यहाँ पे एक बंदे का नाम लेके आपने उसको फंसाने की कोशिश करी है, और ये चीज़ गलत है। ऑडिट रिपोर्ट करना अलाउड नहीं है। आपने पूरा काम करना है, यूज करना है, जिसने भी कोई काम नहीं किया आपने रेफर करना है विद द मैनेजमेंट। कंपनी रिप्रेजेंट करे ना भाई वो, जो कंपनी को रिप्रेजेंट करो आप भी, आप कंपनी के नाम से देखो उसको। तो ये भी पॉइंट मेरा गलत हो जाता है। तो ये तीनों चीजें जो है हमारे पास नहीं आनी चाहिए थी। तो इसका करेक्ट आंसर हमारे पास देता है 1, 2 और 3। उम्मीद है ये चीज समझ आई होगी। बढ़ते हैं आगे। 13। अब क्या बोल रहे हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस करेक्टली नेम द ऑडिट ओपिनियन रिगार्डिंग द रिसीवेबल बैलेंस ऑफ 2.5 मिलियन। अब देखो, अभी आपको मैंने ऊपर पूरा स्ट्रक्चर समझाया है किस तरीके से होता है। अब यहाँ पर एक जगह पे गलती आ रही है, अग्री करते हैं इतना आप मुझसे? एक जगह पे गलती आ रही है, एक जगह पे जब गलती आ रही है तो यहाँ पर हमारे पास परवेजिव वाला इफेक्ट तो आएगा नहीं। तो आपके पास दो ऑप्शन तो ऑटोमेटिकली यहाँ पर कैंसिल आउट हो जाते हैं, जो परवेजिव इफेक्ट को डिस्प्ले करते हैं, जो कि हमारा है एडवर्स ओपिनियन और डिस्क्लेमर ओपिनियन, दोनों डाल। अब बचा क्वालिफाइड ओपिनियन। ठीक है, अब क्वालिफाइड ओपिनियन जो है वो क्या बोल रहा है, वो ये बोल रहा है कि आपने जो है लिखना है अ क्वालिफाइड ओपिनियन विद इन अदर मैटर पैराग्राफ। अदर मैटर पैराग्राफ भाई हम तब डालते हैं कि हमें कोई ऐसी इंपॉर्टेंट चीज है जो हमारे चिल्ड्रन को पता होनी चाहिए थी और हमने बतानी है, तब हम डालते हैं अदर मैटर पैराग्राफ, वरना नहीं डालते। लेकिन ये ऐसी चीज है जिसको हम बेसिस ओपिनियन डिस्क्लोज कर दे रहे हैं, इसको हम लोग बताएंगे डिटेल में, तो ये चीज अदर मैटर पैराग्राफ में नहीं आएगी। हमने इसको रिपीट थोड़ी करनी है चीज को, हमने रेफर कर दिया है इसको, सारी चीजें इसके बारे में बता दी हैं बेसिस ऑफ ओपिनियन के अंदर, और आगे इसकी चीजों के रिगार्डिंग हमने सारी चीजों को एक्सप्लेन कर दिया है। हमने अदर मैटर पैराग्राफ को इंक्लूड करने की जरूरत ही नहीं है इसके अंदर, तो ये भी नहीं आएगा, ये भी हमारे पास नहीं आएगा। बचा भाई क्वालिफाइड ओपिनियन मासूमाना अंदाज में, ये हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा, क्योंकि मैं समझा चुका हूँ पहले ही आपको इसके रिगार्डिंग बहुत डिटेल में नहीं जाऊंगा कि कब क्वालिफाइड आता है कब हमारे परवेज जाता है। ये आपको इनहेरेंटली आ जाना चाहिए अभी, अगर आपने पहले सही से देखा है। अच्छा जी, फिर हमारे पास क्या बोलते हैं, हमारे पास बोल रहे हैं कि द यूज ऑफ emphasis of meta paragraph UMP is respect or in respect of the court case is not appropriate. Which of the following statements correctly explain the reason why UMP should not be used with the respect of the court case? अब इन स्टेटमेंट पे से कौन सी ऐसी चीज है वो बता रही है कि आपको जो है यूएमपी इंक्लूड नहीं करना चाहिए था? ठीक है, तो देखते हैं इसमें, इसमें साहब क्या बोल रहे हैं। बोल रहे हैं द कोर्ट केस एंड इट्स पोटेंशियल लीगल कॉन्सिक्वेंसेस आर नॉट मटेरियल। हमारे पास जो है अमाउंट कितना था, 0.82 मिलियन, 0.82 मिलियन था। ठीक है, और हमारे पास कितना है, 15,000 का केस है, तो मटीरियल तो नहीं है ये, बात सही कह रहे हैं। तो ये चीज जो है बिल्कुल ये रेफर करता है कि हमारी चीज जो है वो नहीं आनी चाहिए थी इन द इवेंट। द मैटर इज नॉट फंडामेंटल टू यूजर्स अंडरस्टैंडिंग ऑफ फाइनेंशियल मटीरियल, नहीं, तो दैट्स बात है भाई, यूजर के लिए फंडामेंटल नहीं है। The auditor has reached the conclusion that the court case has not been accounted for correctly.
and the matter has been discussed with the management who have confirmed that this will not be adjusted। भाई अगर आपने एडजस्ट नहीं किया है, आपने डिस्क्लोजर नहीं दिया है, तो हम इसको रेफर किस तरह करें? चीजें तो रेफर तब होती है ना जब वो उसके डिस्क्लोजर किया हो, उसकी एडजस्टमेंट की हुई हो, हमने कुछ ना कुछ उसको बताया हुआ हो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर। अगर डिस्क्लोजर ही नहीं है तो मैं रेफर क्या करूंगा? और आपको पहले पढ़ाया गया होगा बिल्कुल कि आपके पास जो भी चीज यूएमपी में या फिर किसी भी जगह पर आ रही है वो रेफरेंस टू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट होनी चाहिए। अगर डिस्क्लोज ही नहीं किया हुआ तो डिस्क्लोज नहीं किया होगा तो मैं रेफर क्या करूँ? तो यहाँ पर जो है मेरे पास जब रेफरेंस भी नहीं है तो ये बिल्कुल करेक्ट रीजन है कि इसको नहीं उठाना चाहिए। 1 2 और 3 जहाँ पे आ रहा है वो करेक्ट आंसर है आपका। तो डी इज द आंसर। आगे बढ़ते हैं हमारे लास्ट एमसीक्यू की तरफ, इसमें आपकी जान छूटेगी इंशाल्लाह। अब इसमें क्या बोला जा रहा है? इसमें बोला जा रहा है इन ऑडिट असिस्टेंट इन अ टीम wants a better understanding of the effect of subsequent events that have on the audit and has been following these steps। subsequent events आ गया मेरे पास। subsequent events में क्या बात कर रहे हैं कि all material subsequent event require number in the finance statement to be adjusted। all material events all material subsequent events require the number in the finance statement to be adjusted। भाई ऐसा नहीं होता है। अगर आपके पास जो है हाईएस्ट 10 के हिसाब से क्या है, नॉन एडजस्टिंग इवेंट है, चाहे वो मटेरियल ही क्यों ना हो। मटेरियल होगा तो सिर्फ डिस्क्लोजर देंगे, मटेरियल होगा तो डिस्क्लोजर दे देंगे, इसके अलावा आप नंबर्स को नहीं छेड़ोगे आप। ठीक है, तो आपका पहला पॉइंट तो हो जाता है यहाँ पर इनकरेक्ट, इसको आप क्रॉस आउट कर दें। फिर आ जाए नंबर 2 पे। अ नॉन एडजस्टिंग इवेंट इज अ सब्सिक्वेंट इवेंट फॉर विच नो अमेंडमेंट टू द करंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर रिक्वायर्ड। अभी बताया डिस्क्लोजर देना है, डिस्क्लोजर नहीं दिया हुआ तो भाई अमेंडमेंट तो यहाँ पर आएगी ना, डिस्क्लोजर आएगा तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट चेंजेस तो आएंगे ना आपके पास। तो यहाँ पर ये पॉइंट की रहता है, ये बोल रहे हैं कुछ कुछ भी नहीं करना चाहिए आपको, बैठिए बस आराम से सुकून करो। ऐसा पॉसिबल नहीं है। आपने जो है अमेंडमेंट करी है, करनी पड़ेगी, आप डिस्क्लोजर देना पड़ेगा, तो ये आपके लिए एक रीजनेबल लेवल ऑफ पॉइंट आया था कि आपको ये चीज करनी है। फिर द ऑडिटर रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर सब्सिक्वेंट event occurs prior to the audit report being signed and are different from the responsibility after audit report has been issued। बिल्कुल ये पॉइंट बिल्कुल सही है कि भाई आप जब तक ऑडिट रिपोर्ट आपकी साइन नहीं की गई है तब तक जो भी इवेंट्स आ रहे होंगे, इवेंट्स आफ्टर रिपोर्टिंग पीरियड सब्सिक्वेंट इवेंट्स, उनकी जिम्मेदारी आपकी बनती है कि उनको आपने देखना है और एडजस्ट करवाना है। ठीक है, द ऑडिटर शुड रिक्वेस्ट अ रिटन रिप्रेजेंटेशन कंफर्मिंग दैट ऑल रेलेवेंट सब्सिक्वेंट इवेंट्स हैव बीन डिस्क्लोज्ड। ये मैनेजमेंट की से रिप्रेजेंटेशन लेते हैं बिल्कुल हम लोग। ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल करेक्ट है आपकी कि मैनेजमेंट से रिप्रेजेंटेशन लेनी कि सारे सब्सिक्वेंट इवेंट जो है आपने डिस्क्लोज कर दिए हैं, आपने बता दिए हैं, उसको आपने जो है एडजस्ट कर दिया हो। तो ये ऑप्शन भी आपका क्या आता है, करेक्ट आता है। 3 और 4 आपका करेक्ट है, तो ओनली 3 और 4 आपके पास आ रहा है, तो ऑप्शन डी आपका आता है यहाँ पे करेक्ट। यहाँ पर हमारा सेक्शन ए हो जाता है एंड, और हमारे सारे एमसीक्यू उम्मीद है समझ आ गए होंगे, और आपने इस शॉर्ट प्रिसाइज वेबिनार को ज्वाइन किया होगा। तो मेन फोकस देखें, आप क्वेश्चन के ऊपर जब पढ़ना है तो दिमाग खोल के पढ़ना है, आंखें खोल के 1 से 2 दफा क्वेश्चन जरूर पढ़ना है। वजह ये है कि छोटी छोटी वर्डिंग, छोटी छोटी डिटेल्स होती है, जरा सी चीज चेंज होके आपका आंसर दे देते हैं। और एमसीक्यूज इतने इन्हें वैसे ही दिए हुए कि आप जो है जाहिर है अगर इसके ऊपर जाओगे ना कि आपने जरा सा वर्ड मिक्स किया तो आपके पास वो आंसर होगा बिल्कुल आपके एमसीक्यूज के अंदर, आप फंस जाओगे उसका। तो कोशिश ये करनी है कि आपने जो है क्वेश्चन को सही तरीके से पढ़ना है, टाइम को इफेक्टिवली मैनेज करना है। अभी हम ज़ाहिर एक्सप्लेनेशन कर रहे थे, सारी चीज़ों को बता रहा था मैं, टाइम ज़्यादा लगेगा, लेकिन जब प्रैक्टिस करोगे तो आपको जो है अपने टाइम फ्रेम के हिसाब से इसको मैनेज करना है। अब इस स्टेज फॉरवर्ड आपने जितने भी पेपर करना है सबको करना है टाइम फ्रेम के हिसाब से, विद और टाइमर ऑन। हर क्वेश्चन का टाइमर लगाओ, एक साथ बैठ के नहीं कर सकते हो, जो क्वेश्चन कर रहे हो उसको टाइमर लगाओ। अब पूरा पूरा पेपर एक टाइम में बैठने की अटेंड करने की कोशिश करो, क्योंकि होता क्या है नॉर्मली जब आप क्वेश्चन कर रहे होगे, एक क्वेश्चन किया आप उठ गए आगे के घूम फिर गए, आप दूसरा क्वेश्चन किया फिर आप उठे घूम फिर के आ गए। इस तरीके से होगा ये कि एग्जाम में 3 घंटे बैठोगे ना आप थक जाओगे लगातार काम करते करते, और आपकी टाइपिंग स्पीड से हो जाएगी। इससे क्या होगा, इन द एंड आप जो है ना फंस जाओगे, इन द एंड आपके पास जो कुछ टाइम बचेगा आपकी ड्राफ्टिंग में बेड़ा गर्क हो जाएगा। तो एक साथ बैठ के कम से कम 3 से 4 पेपर करने हैं ताकि आप जो है इसको एक सस्टेनेबल लेवल पे रख सको कि हाँ यार ये चीजें सही तरीके से हो रही हैं। ठीक है, तो तब तक एंजॉय लर्निंग। अल्लाह हाफिज, दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड।